अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं महक असलम। जनाब, बड़ी अच्छी अच्छी खबरें हम सुबह के वक्त आपको देते हैं और आप भी बड़े खुश हो जाते हैं कि नया दिन में महक और शोएब इतनी सारी बातें हमारे साथ कर रहे होते हैं। आज जो सबसे पहले हम वो जो बात करेंगे वो है क्रिकेट के मैदान से। क्रिकेट के दीवानों को हम खबर देंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग 6 के फाइनलिस्ट का फैसला शुक्र है कि हो गया है। पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त देकर PSL 6 के फाइनल में अपनी जगह बना ली। कल हतमी मार्का मुल्तान सुल्तान से होगा। मुल्तान सुल्तान पहली और ज़ल्मी चौथी बार फाइनल में पहुंची है। हजरतुल्लाह जज़ई ने 44 गेंदों पर 66 रन की इनिंग्स खेली है। कल भी हमने जिक्र किया था हजरतुल्लाह जज़ई का कि उन्होंने कमाल बैटिंग की, कमाल वो खेले। तो जनाब, जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो हमारे पास ऐसे सितारे ज़रूर जगमगाना शुरू कर देते हैं जो कि मैदान में जो है ना खूब छक्के चौके लगाते हैं। एग्जैक्टली। चलें जी, देखते हैं फाइनल मार्का कौन जीतेगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मीडिया से मुतालिक तो हम सब जानते हैं कि वो क्या करते हैं। मोदी सरकार के पैरोकार है भारतीय मीडिया, लेकिन वेस्ट क्या कर रहे हैं? आज़ादी इजहार राय का दावेदार मगरबी मीडिया ये अपने जो उसूल बनाए थे भुला दिए। अमरीकी चैनल ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का तवील इंटरव्यू तो लिया, लेकिन वो हिस्सा नशर किया जो वो करना चाहते थे। भारत में मोदी सरकार की हिंदुत्व पर मबनी नफरत अंगेज पॉलिसी से मुतालिक गुफ्तगू हज़फ कर दी गई, वो पार्ट निकाल दिया गया। पाकिस्तान ने अब ख़त लिखा है और चैनल से वजाहत तलब की है। इस ख़त में लिखा गया है कि वज़ीर आज़म साहब के इंटरव्यू को सेंसर करना आज़ादी इजहार राय की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी चैनल की जानिब से पूरा इंटरव्यू ना नशर किए जाने के बाद सरकारी टीवी और वज़ीर आज़म ऑफिस के ऑफिशियल अकाउंट से मज़ीद कुछ हिस्से सब टाइटल के साथ अब जारी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि जब हिंदुत्व सोच की बात हो, जो वहाँ पर पॉलिसीज़ हैं भारत में, उसकी बात हो, इमरान खान साहब उससे मुतालिक क्या कहते हैं, वो कितना दो टोक मौक़िफ़ रखते हैं, भारत में क्या हो रहा है उसकी बात कैसे इमरान खान साहब करते हैं। तो अगर उन्होंने हिस्सा हज़फ किया, एक तो हमने एहतजाज किया, लेटर लिखा, वजाहत तलब की, और दूसरा हमने काम ये किया कि हमने अवाम के लिए वो हिस्से अब रिलीज़ किए हैं। वज़ीर आज़म साहब के ऑफिशियल अकाउंट से उसको बाकायदा तौर पर रिलीज़ किया गया है। और हमने देखा कि खान साहब जब भी किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं, बात करते हैं, तो कश्मीर के सफ़ीर के हवाले से वो ज़रूर बात करते हैं। और ये जो कश्मीर के सफ़ीर के हवाले से जब भी उन्होंने बात की ना, ये मोदी सरकार को हमेशा चुपती हुई नज़र आई है। और इसी पर हमने देखा कि जिस दिन खान साहब ने ये इंटरव्यू दिया था ना, भारतीय मीडिया में एक तहलका मचा हुआ था। भारतीय मीडिया की जो टॉप स्टोरीज ना, वो खान साहब का ये इंटरव्यू था कि भारतीय मीडिया जो है वो खान साहब के इस इंटरव्यू को बड़ा नेगेटिव उसमें लेके जा रहा था। लेकिन जब हम अपने खान साहब की बात करते हैं, अपने हैंडसम वज़ीर आज़म की बात करते हैं, तो कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तानी अवाम के लिए भी, यानी हर उस शख्स के लिए वो दर्द दिल रखते हैं जो कि मुश्किल में। जब हम मुश्किल की बात करते हैं तो खान साहब को इस बात का बड़े अच्छे तरीके से एतराफ़ है, उनको इस चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से यकीन है, उनको इल्म है कि जो पाकिस्तानी अवाम है वो भी मुश्किलात में घिरी हुई है और अवाम को रिलीफ देने के लिए खान साहब कोशा हमें नज़र आ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अपनी हर मुमकिन कोशिश की है कि अवाम को जो है तमाम तर सहूलियात दी जाएँ। अवाम की जितनी भी सहूलियात हैं उनको पहुंचाना लोगों तक उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। इसके साथ ही साथ जो है खान साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि गरीब आदमी जो है वो इस मुल्क का सबसे बड़ा सरमाया है। और उस गरीब आदमी के लिए खान साहब की जो पॉलिसीज़ हैं, आप यकीन करें कि दुनिया उसकी हमें मुख्तलिफ नज़र आती है। जब हम दुनिया की बात करते हैं, जब हम दुनिया को ये कहते हुए देखते हैं कि खान साहब ने टूरिज़म के हवाले से बात की, खान साहब जब वफाकी काबीना का इजलास होता है उसमें महंगाई के हवाले से पूछगछ होती है। मैंने कभी भी पिछली दौरे हुकूमतों में ये पूछगछ नहीं देखी कि वफाकी काबीना का इजलास, उसमें अपने वज़रा से पूछगछ और उस पर मुकम्मल ब्रीफिंग जब मीडिया के सामने रखी जाती है, तो यकीन करें कि ये जो काम करने की एक चेन है ना खुसूसी खान साहब की टीम की, वो हमारी पूरी वफाकी काबीना हो रही है। तो जनाब, ये खान साहब को क्रेडिट जाता है कि वो जिस तरह से अपनी टीम को लेके चल रहे हैं और पाकिस्तान को जिस तरह वो मुश्किलात से निकाल रहे हैं। जब आपने बात की महक पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने की पॉलिसीज़ की, तो ऐसी बहुत सी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, इंप्लीमेंट की जा रही हैं, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम हो, दहशत गर्दों की माली मुआवनत के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान ने कारकर्दगी दिखाई है, इंतहाई पॉजिटिव रहा है ये मामला। ख़ित्ते में क़याम अमन हो या जो आलमी तनाज़ात हैं उसके हल की जानिब बढ़ते कदम हों, उसके लिए काविशें हों, पाकिस्तान के बेहतरीन किरदार की दुनिया मोतरफ़ है। हर बार की तरह इस बार हम पर उम्मीद हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का फ़ैसला हो सकता है। उम्मीद की वजह क्या है? इस माह के आगाज़ में FATF के ज़ेली इदारे एशिया पैसिफिक ग्रुप की तरफ से पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर करने का ऐलान हुआ।
जबकि वजारत ख़जाना के हुकाम का ये कहना है कि पाकिस्तान 27 में से 26 नकात पर अमल कर चुका है। ये बहुत बड़ी बात है कि 27 पॉइंट्स थे, 26 पर हमने अमल दरामद कर लिया है। वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर साहब ने भी कहा है कि फाटफ से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर आने की उम्मीद है। भारत इससे मुतालिक प्रोपेगेंडा पहले भी करता है और अब भी कर रहा है, लेकिन हम आवाम को भी बताएंगे और पाकिस्तान पूरी दुनिया को बता रहा है कि हमने उसमें क्या काम किया है। माहिर मौशियात मुजम्मिल असलम साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया, उनसे हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। मुजम्मिल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बताइएगा सर कि दुनिया पाकिस्तान की तारीफ करे। मुजम्मिल साहब, आपकी तरफ आने से पहले शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा में ज्वाइन कर चुके हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। शाह साहब, ये कितने पुरुमीद हैं हम लोग कि 27 में से 26 नकात पर अमल दरामद हम कर चुके हैं, पाकिस्तान की तारीफ हो रही है, हमने बहुत अच्छे स्टेप्स उठाए हैं, अच्छी खबर आ सकती है या आपको लगता है कि रियलिस्टिकली थोड़ा और टाइम मिल जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो बात है कि हमें देखना होगा कि हम फैसले को किस नजर से देख रहे हैं। अगर तो ये टेक्निकल फोरम है तो जितनी टेक्निकल लवाजमात हैं वो हम पूरी कर चुके। अभी आप खुद फरमा रहे थे कि हमें 27 आइटम्स, एक्शन आइटम्स का एक प्लान ऑफ एक्शन दिया गया, जो अपने मुंह से एतराफ कर चुके हैं फेस टू फेस मीटिंग में कि 26 पे हम मुकम्मल कारबंद हो चुके, अपना काम मुकम्मल कर चुके और 27वें पे भी बेपनाह पेशरफ्त हो चुकी है। अब अगर तो ये टेक्निकल फोरम है तो अब पाकिस्तान को मजीद ग्रे लिस्ट में रखना जवाज उसका ठहरता नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना है, जो कि मुमकिन है, होता रहा हो, एक तलवार लटकानी है और इस तलवार के जरिए पाकिस्तान को ये कुछ मकासद हासिल करने हैं, तो वो एक और बात है। देखना ये है, हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये टेक्निकल फोरम है और इसको टेक्निकल फोरम के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। और अगर कुछ ममालिक, जिसमें भारत सफ़े अव्वल में है, इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, इस फोरम को पॉलिटिसाइज करना चाहता है, तो उसको गुंजाइश और इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। अब देखते हैं कि प्लेनरी में फैसला क्या होता है। असूलन पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में मजीद रखने का जवाज नहीं है, लेकिन ये फैसला अब सियासी दिखाई देता है। ठीक। अच्छा शाह साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि फैसला जो है सियासी दिखाई देता है। पाकिस्तान ने जितना बेहतरीन तरीके से काम किया है, यकीनन कामयाबी मिलनी चाहिए और ये हक है हमारा, क्योंकि आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों की काविश है जो आज हम बैठ के यहाँ पर बात कर रहे हैं इस चीज़ पे। जब हम रिव्यू ग्रुप की बात करते हैं तो भारत भी उसमें, भारत तो कोई छोटा सा मौका हाथ से नहीं जाने देता प्रोपेगेंडा करने का, यहाँ पर भी यकीनन करेगा और आप भी ऐसा ही फरमा रहे हैं। इसके अगेंस्ट पाकिस्तान क्या कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान ने जितने दीगर ममालिक हैं उन्हें एतमाद में लिया है, पाकिस्तान ने उनको ब्रीफ किया है। मैंने बहुत से वज़राए ख़ारजा से रब्ता किया है, पाकिस्तान की पेशरफ्त के बारे में उन्हें आगाह किया है, हमने खतूत लिखे हैं, हमने बातचीत की है, वज़ीर आज़म ने अपने लेवल पे लोगों से इंगेज किया है। तो जो सफारती कोशिशें हैं हमने की हैं, जो हमने इस्लाहात करनी थी हमने की है, जो हमें कानून साजी दरकार थी वो हमने की है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लेने चाहिए थे हमने लिए हैं, कन्विक्शंस की हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, पेशरफ्त हुई है। अगर ये सब देखने के बावजूद सियासी मसलहतों का ये इदारा शिकार हो जाए तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। सही। शाह साहब, क्या आपका इशारा उस जानिब भी है जिससे मुताल्लिक इमरान खान साहब ने भी और आपने भी क्लियरली इनकार कई बार किया? इमरान खान साहब ने रिसेंटली एब्सोल्युटली नॉट कहा था जब अड्डे देने की बात थी। आपको लगता है कि ये मामला इस तरफ है, क्योंकि आप बार बार इशारा कर रहे हैं कि सियासी हो सकता है, कि अमेरिका की बात ना मानना, अड्डे ना देना, ये एक अहम मामला हो सकता है? पाकिस्तान ने वो करना है जो पाकिस्तान के मफाद में है। हमने जो इक़दाम लिए हैं फैटफ की मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करने में, टेरर फाइनेंसिंग को कंट्रोल करने में हमने इक़दाम लिए हैं और हम लेते रहेंगे पाकिस्तान के मफाद में। और पाकिस्तान का मफाद और इंटरनेशनल जो ओपिनियन है वो यकजा हो जाए तो फबिहा, उसमें और बेहतरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह
हमने इंटरनेशनल ओपिनियन को भी सामने रखा है, अपने मफाद को भी सामने रखते हुए हमने पेशरफ्त की है। जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ को ये तोहफा मिला था विरसे में। हम ग्रे लिस्ट में जा चुके थे हमारी हुकूमत में आने से पहले, और हम ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका एतराफ आज दुनिया कर रही है कि किसी हुकूमत ने माजी में इतने ठोस इक़दाम नहीं उठाए जितने हमने उठाए हैं पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल कर वाइट लिस्ट में दोबारा मुंतकिल करने के लिए। अच्छा शाह साहब, जिस तरह आप कोशिशों की बात करें, यकीनन हमें दुनिया मुख्तलिफ इसकी नज़र आती है। अगर हम दुनिया की बात करें तो खान साहब का जो भी रिसेंटली अमेरिकी टीवी को दिया गया इंटरव्यू है, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये सवाल करना चाह रही हूँ कि उस इंटरव्यू का वो हिस्सा जो कि भारत से मुताल्लिक खान साहब ने बात की थी, उसको हज़फ किया गया, सेंसर किया गया। प्लीज़ मुझे ये बताइएगा, ये किस चीज़ की तरफ इशारा है कि अमेरिका, जहाँ पर आज़ादी इजहार राय की हमेशा से बात होती है, ये वहाँ पर इस तरह से काम कर देना, ये किस चीज़ का पैगाम देता है? देखिए, मेरे इल्म में नहीं है कि जो उस चैनल के साथ जो चीज़ें तय पाई थी वो क्या थी, कितने मिनट की रिकॉर्डिंग होगी, कितने मिनट उसको नशर किया जाएगा, वो तफसीलात तो आपको मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन ही दे सकती है। लेकिन असूलन एक मुल्क की सरबराह, एक अहम शख्सियत अगर इंटरव्यू देती है तो उसका जो मुकम्मल मतन है उसको पेश करना चाहिए, क्योंकि आप उसमें से अगर चंद टुकड़े उठा के पेश करेंगे तो उसका तासुर गलत भी लिया जा सकता है। ठीक है। अच्छा शाह साहब, लास्ट में कमेंट में उस 27वें नुकात के हवाले से बात करना चाहूँगी जिस पर हम भरपूर तरीके से काम करें। जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि पीटीआई को ये चीज़ विरसे में मिली थी कि हम ग्रे लिस्ट में जा चुके थे। मैं चाहूँगी कि अवाम जो हमें सुन पा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से आप बता सके कि उस नुकात पर किस हद तक काम हो चुका है। मेरी नज़र में इंशाअल्लाह जब उसको भी गौर किया जाएगा तो अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान मुकम्मल जो है वो जो एक्शन प्लान है उसको इन लेटर एंड स्पिरिट उस पर अमल कर चुका है और करने का इरादा रखता है। ठीक। शाह साहब, एक बात और, जर्मन मीडिया के ज़राए के मुताबिक फ्रांस पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की सिफारिश करेगा। आपको लगता है इसमें कुछ सदाकत है, ऐसी कोई बात है? देखिए, मैं समझता हूँ कि फ्रांस को भी चाहिए, एक बहुत अहम मुल्क है दुनिया का, कि उसे इसको होलिस्टिकली देखना चाहिए और अपनी अगर कोई और उनका कोई मतमा नज़र है तो उसे पाकिस्तान को सज़ा देने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक। शाह साहब, बस एक बात और, क्योंकि मेरे माइंड में आ गई, क्योंकि आपने आगाज़ में ही पॉलिटिकल कहा ये मामला हो सकता है, और ज़ाहिर है फिर आप ही वो रेलेवेंट पर्सन हैं जो इस चीज़ को डील कर सकते हैं बाय डिप्लोमेसी के ज़रिए। तो हम अमेरिका हो, दीगर ममालिक को, हम क्या इसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं, फॉरेन ऑफिस कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, गुफ्तगू में, कि फैटफ का जो ये मामला है इसमें पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकले? क्योंकि ज़ाहिर ताल्लुकात का अहम रोल होगा, बातचीत का अहम रोल होगा। रहा नहीं है, कर चुका है। अच्छा। फॉरेन ऑफिस अपना रोल अदा कर चुका है। फॉरेन ऑफिस बड़ा वाज़े मौक़िफ़ पेश कर चुका है और बेशतर ममालिक उसको तस्लीम करते हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका। जी, इंक्लूडिंग अमेरिका। अमेरिका भी तस्लीम कर रहा है। अमेरिका बज़ाहिर तो वो भी कहते हैं कि हम इसमें से चाहते हैं कि पाकिस्तान बाहर आए। अब देखने वाली बात है कि हाथी के दांत कई दफा होता है दिखाने के और चबाने के और। बिल्कुल ठीक है। शाह महमूद कुरैशी साहब, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप। मुज़म्मिल असलम साहब भी साथ में गुफ्तगू करेंगे। मुज़म्मिल साहब, गुफ्तगू आपने शाह महमूद कुरैशी साहब की सुनी, आपको लगता है कि मामला ऐसा ही है कि टेक्निकल पॉइंट्स पर काम नहीं होगा, ये पॉलिटिकल मामला लगता है आपको कि हम ग्रे लिस्ट में अगर रहेंगे तो वो पॉलिटिकल मामला होगा? देखिए, बात तो ये कि मैं ये समझता हूँ कि अभी ये जो जून चल रहा है, इससे पिछले वाले रिव्यू में पाकिस्तान को जो है अपग्रेड कर देना चाहिए था, वाइट लिस्ट में नहीं किया। और उसी वक्त ये बात हमें करनी चाहिए थी कि पाकिस्तान को फॉर पॉलिटिकल रीजंस या पॉलिटिकल कंसर्न्स जो है डिले किया गया है। और वाज़े तौर पे ये चीज सामने आ चुकी हुई है
कि पाकिस्तान ने जितने एक्शन प्लान में जितने कम टाइम पे कोविड के टाइम पे जिस तरीके से अमल किया, इसकी नज़ीर नहीं मिलती इवन फेटअप के जो मेंबर ममालिक हैं। और अगर आप ये देखें, आयरनी देखें कि अफगानिस्तान जैसा मुल्क जो है ग्रे लिस्ट में भी नहीं है, वॉच लिस्ट में नहीं है, यूएई जहाँ पे इतने मामला आपको पता है कि पूरी दुनिया का पैसा आता जाता है, फिर यूरोप के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, हमारे मुल्कों से अगर मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो वो जाती किधर है? यूरोप ही जाती है। अभी वहाँ पे सारा पैसा आपके सामने चले जाता है। तो पाकिस्तान ने इतना कुछ किया और उसके बावजूद भी पाकिस्तान को वॉच लिस्ट में रखने का मतलब ही ये है कि वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल करके कोई ना कोई ऐसा काम लेना चाह रहे हैं, और वो सामने आ भी गया आपके ये जो मामला चल रहा है। तो मैं तो ये कहूंगा, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि अगर ये अभी थर्सडे को या फ्राइडे को पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में नहीं डालते, तो पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि और परेशान होने की जरूरत भी नहीं है कि पॉलिटिकल मामला है और इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। और हम वो भी नहीं सिर्फ वाइट लिस्ट में आने के लिए उनकी नाजायज ख्वाहिशात को पूरा करें, जिससे हमारी कौम जो है मजीद 30 साल पीछे चली जाए। आपको याद है 9/11 के बाद 20 साल जो है इस मुल्क में सुसाइड बॉम्बिंग हुई। मैं देख रहा था कि सिर्फ पीपल्स पार्टी की 5 साल हुकूमत में 320 बॉम्ब सुसाइड बॉम्ब लगे पाकिस्तान में, जो औसतन हर दिन में एक दफा जो है पाकिस्तान में बॉम्ब अटैक होता था। उससे अंदाजा लगा कितना हम परेशान हुए, कितनी हमारी मुल्क में लोगों ने कुर्बानी दी। एक तरफ दूसरी तरफ हमारा पीस है, यानी कि बॉम्ब अटैक बहुत बड़ी चीज होती है। तो इसके साथ हम लाजमी सी बात है, तकलीफ में है, हमें सरमायाकारी नहीं आ रही और दूसरी चीजें हैं, लेकिन होने के बाद भी जरूरी नहीं है कि हमें सरमायाकारी गारंटी मिल जाए। तो ये अब हमें परेशान नहीं होना चाहिए कि इसका फैसला अगर हमारे हक में नहीं आता तो हम जो है परेशान हो। हम चल रहे हैं आगे और चलते रहेंगे इंशाल्लाह। मुज़म्मिल साहब, और जिस तरह से शाह साहब भी बात कर रहे थे कि जब सियासी मकासद के लिए इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जाएगा तो यकीनन दुनिया तो देख रही है ना कि पाकिस्तान की कोशिशें कितनी ज़्यादा हैं, उसकी काविशें कितनी ज़्यादा है। मुझे बताएं कि जिस तरह से हमने काम किया उन 26 नकात पर, जो कि 27 में से 26 से बड़ा मस्बत काम हुआ, अब एक ही रह गया शाह साहब के मुताबिक कि उसके ऊपर भी बड़े अच्छे तरीके से काम हो रहा है। दुनिया को क्या पैगाम जाता है अगर फेटअप सिर्फ चंद एक ममालिक, जैसा कि हम जर्मन का जिक्र कर रहे थे, जैसा कि हम इंडिया का जिक्र कर रहे थे, कि उन चंद एक ममालिक की वजह से हमें वापस ग्रे लिस्ट में ही रखता है? देखिए, बात ये है कि दुनिया में तो मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि पाकिस्तान को इसमें जबरदस्ती जो है रखा जा रहा है और ये चीजें हैं। रहा सवाल इंडिया का, इंडिया ने जो आज से 2 रिव्यूज पहले जाके हमारी वो ब्लैक लिस्ट की मार्केटिंग करता था, बकायदा लॉबिंग करता था, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह उसने लॉबिंग करना छोड़ दी है, या वो जाके बोल नहीं रहा कि जी हमारे साथ ये इशू है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि क्योंकि इंडिया ही जाके जो है अपने दोस्त ममालिक जो इंडिया के थे, जो इंडिया कैंप के थे, तो वो उसको फेवर करते थे, तो अब वो जो है थोड़ा सा तो न्यूट्रलाइज होगा और किसी को जो है ना एक वक्त तक फेवर की जा सकती है। रहा सवाल जर्मनी और फ्रांस का, तो अब देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जर्मनी से तो शायद इतने मामला नहीं बिगड़े हुए जितने फ्रांस के साथ रिसेंटली आपने देखा अंदाजा हो गया। तो होपफुली अब उनको भी, क्योंकि ये फेटअप की जो बर्थ है वो फ्रांस से ही हुई है, तो फ्रांस को भी कि इसने ये जो इदारा बनाया, अगर इतनी ज्यादा गैर जानिबदारी इसने की तो वो उसके लिए और इस इदारे के लिए ही नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि अब दुनिया भी देख रही है कि ये चीजें कहाँ पे जा रही हैं। और फिर पाकिस्तान की अपनी भी लॉबिंग है, चाइना है वहाँ पे फिर सऊदी अरब है, मलेशिया है, यूएई के ममालिक हैं और दूसरे ममालिक भी हैं। तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है मुज़म्मिल साहब, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप, इससे मुतालिक हम कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे, एक और अहम मामला, वो कराची का मामला, उस पर बात करेंगे। सुई गैस की जब हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि सर्दी का जब मौसम आता है गैस कंजम्पशन बढ़ जाती है, और इसी वजह से हमने कई बार देखा है कि गैस प्रेशर
लो हो जाता है, लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है और कई दिन के लिए अब सीएनजी स्टेशंस जब बंद हों तो लोग परेशान होते हैं। इस मौसम में, गर्मी के मौसम में सीएनजी स्टेशंस बंद हों तो फिर सवाल उठता है कि गर्मी के मौसम में जब गैस कंजप्शन ज़्यादा नहीं है तो फिर ये लोड शेडिंग क्यों है, फिर उनको सप्लाई क्यों नहीं मिल रही। कराची समेत सिंध भर के सीएनजी स्टेशंस एक हफ्ते के लिए बंद हैं, सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट खासी कम है। वजह क्या है, ये जानने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया तर्जुमान सुई सदरन गैस कंपनी शहबाज इस्लाम साहब ने। शहबाज साहब, थैंक यू वेरी मच। शहबाज साहब, पहले स्टैट्स शेयर कीजिएगा, सप्लाई कितनी है, शॉर्टफॉल कितना है, डोमेस्टिक कंज्यूमर के पास कितनी सप्लाई जा रही है, इंडस्ट्रीज को कितनी दी जा रही है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, हमारे पास हमारी जो डिमांड है वो कोई 1250 MMCFD की है। हमारे पास इस वक्त कोई 910 MMCFD गैस इंडिजिनस है और 150 के बराबर कोई हमारे पास RNG है, तो ये कोई 1060 है। तो शॉर्टफॉल इज कोई 170-180 का इस वक्त शॉर्टफॉल है। ये शॉर्टफॉल एक्चुअली आया इसलिए है कि कुनपसाकी की जो गैस फील्ड है वो अपनी एनुअल मेंटेनेंस, एनुअल टर्न अराउंड पे गई है और कोई 4-5 दिन पहले वो वहाँ से हमें 70 MMCFD कम आ रहा था और अभी कोई कल से हमें मजीद 100 MMCFD कम हो गया, तो कोई 170 MMCFD हमारे पास कम हो गया हमारे सिस्टम में, जिसकी वजह से हमें अब लोड मैनेजमेंट करनी पड़ रही है। क्या ये इतनी ज़्यादा कमी है सर कि हमें सीएनजी स्टेशंस बंद करने पड़ गए हैं? ये कमी बहुत ज़्यादा है? शहबाज साहब, आई थिंक शायद कोई टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से हम उन्हें सुन नहीं पा रहे हैं, तो आपको अपडेट करें कि ये अवामी मसला है कि सर्दी के मौसम में तो हमने देखा है कि गैस लोड शेडिंग होती है। शहबाज साहब से हमारा राबता बहाल हो गया। शहबाज साहब बताएगा, जैसा कि शुएब भी आपसे पूछ रहे थे, क्या ये इतना गंभीर मसला है कि हमें सीएनजी स्टेशंस बंद करने पड़ रहे हैं? ठीक है, जैसे ही शहबाज साहब से राबता बहाल होगा हम उनसे पूछेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है घरेलू सार्फिन भी शायद किसी हद तक परेशान हो और फिर जो देखने वाले उनके जहन में ये सवाल उठता है कि ये मसला कब हल होगा, क्योंकि जब सर्दी आती है तब तो कराची में बता दिया जाता है कि हफ्ते में 1 या 2 दिन सीएनजी स्टेशंस खुलेंगे, लेकिन गर्मी के मौसम में गैस की लोड शेडिंग होना अगर मामूल बन गया है तो फिर आवाम किधर जाएंगे? बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, तो बुनियादी ऐसी कौन सी सहूलत है जो कि कराची वालों को दी जा रही है? क्योंकि हम देखते हैं कि कई दिन के लिए सीएनजी स्टेशंस बंद रहते हैं। अगर गर्मियों में भी सीएनजी स्टेशंस बंद होंगे तो सूरत हाल का आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि सूरत हाल कितनी ख़राब है। इस वक्त अगर मैं कराची की बात करूँ तो कराची समेत सिंध भर के सीएनजी स्टेशंस एक हफ्ते के लिए बंद किए गए हैं। सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी कम है और ये जो वजह बताई जा रही है ये एनुअल जो है इसकी मेंटेनेंस का मसला बताया जा रहा है और साथ ही कहा जा रहा है कि जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता, स्पेशली कराची वालों को, सिंध में बसने वाले लोगों को इस मुश्किल का सामना रहेगा। लेकिन सवाल शुएब ये है कि जब एनुअल मेंटेनेंस की बात होती है तो वक्त से पहले अगर हम कर लेंगे तो यकीनन आवाम को भी मुश्किलात नहीं होगी, ना सार्फिन को मुश्किलात होंगी, ना ट्रांसपोर्ट का इतना बुरा मसला होगा। क्योंकि हम अगर डेली रूटीन की बात करें तो हमारे बहुत सारे लोग जो हैं, शहरी जो हैं, वो बसेस का इस्तेमाल करते हैं जो सीएनजी पे चलती हैं, लेकिन एक हफ्ते के लिए सीएनजी बंद कर देना यकीनन मुश्किलात पैदा करता है। अच्छा, इसमें जब हम सुई सदरन की बात करते हैं, ज़ाहिर है ये एक ऐसी कंपनी जो कि एक सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो कहते हैं कि जितनी गैस हमें मिलती है हम वो फराहम कर देते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या ये मामला सिर्फ और सिर्फ सीएनजी स्टेशंस तक महदूद है या कि साइट एरिया जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर भी शॉर्टफॉल का सामना है? क्योंकि जमात इस्लामी ने एहतजाज भी किया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने तो इल्ज़ाम भी आयद किया है, वो ये कहते हैं कि सुई सदरन गैस कंपनी चाहती है कि RLNG जो है वो उनके कुछ इंटरेस्ट हैं इसमें, ये एक इल्ज़ाम है जमात इस्लामी का। तो मैं चाह रहा था मैं इस पर भी बात करता शहबाज इस्लाम साहब से, जैसी राब्ता बहाल होगा हम ज़रूर कमेंट उनसे लेंगे। शहबाज साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो एक तो मुझे बताइएगा कि जो शॉर्टफॉल आप बता रहे हैं 160-170 MMCFD, क्या ये इतना ज़्यादा है कि सीएनजी स्टेशंस बंद करने पड़े हैं? जी, ये कोई देखिए हमारे सबसे पहले ये समझ लीजिएगा कि वी आर डाउनस्ट्रीम कंपनी, जिसका मतलब ये है कि हम लोग ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वी आर नॉट एन एक्सप्लोरेशन कंपनी। ये ऑलरेडी बिल्कुल मैंने खुद भी शेयर किया सर, प्लीज। एब्सोल्युटली। और जब 170 MMCFD की जब हम बात करते हैं तो ये कोई 15 to 20% ऑफ आवर टोटल सप्लाई है।
सो 15 से 20% का सप्लाई अगर आपके पास कम हो जाए तो हमें मैनेज करना पड़ता है। लेकिन ये समझ लीजिएगा कि हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने चूंकि गैस लोड मैनेजमेंट प्लान दिया हुआ है, तो हमें अपने डोमेस्टिक और कमर्शियल कस्टमर को प्रायोरिटी करना है, और चूंकि सीएनजी सेक्टर लीस्ट प्रायोरिटी है एज पर द लोड मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट, तो उसको बंद किया जाता है, इसलिए वो बंद। क्या साइट एरिया में सप्लाई बहाल है सर? वहाँ पे जो फैक्ट्रीज हैं उनको अनइंटरप्टेड गैस मिल रही है? जी, हमने अभी कल जो है इंडस्ट्री, जो जनरल इंडस्ट्री है उसकी गैस बंद की है 100%, और जो कैप्टिव पावर है जनरल इंडस्ट्री की उसका 50% बंद की है। यहाँ ये भी समझने की जरूरत है कि हम इस वक्त इस गर्मी में कि इलेक्ट्रिक को 150 MMCFD गैस दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम इस वक्त उनको गैस नहीं देंगे तो गर्मी में लोड शेडिंग भी होगी। सो जो शॉर्टेज आई है 170 MMCFD की, हम उसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये क्राइसिस। कब तक मामला हल हो जाएगा सर ये? जी, हमारे जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है फील्ड से, वो ये है कि 29 तक इंशाल्लाह 100 MMCFD रिटेन हो जाएगा, और 4 जुलाई से वो बाकी पूरा हो जाएगा। सो हम 29 से बेहतर हो जाएंगे, और 4 जुलाई को इंशाल्लाह। क्या सुई सदर्न गैस कंपनी ने कोई डेडलाइन दी थी सर, स्पेशली फैक्ट्रीज को, साइट एरिया को, कि 2 दिन में बहाल हो जाएगा, और फिर नहीं हुआ? ऐसा हुआ था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। देखिए, हमारे पास एक एनुअल टर्न अराउंड हो रहा है, उसमें हमें पता चल गया है कि 170 MMCFD गैस कम आनी है, तो मुझे तो मैनेज करना है, और मुझे पता है कि मुझे इसके लिए ये इस किस्म के मेजर्स लेने पड़ेंगे, और वो मैं ले रहा हूँ। अच्छा शहबाज साहब, एक और चीज़ आपने फैक्ट्रीज़ का बता दिया, सीएनजी स्टेशंस का बता दिया, ज़रा घरेलू सार्फिन का बता दें, क्योंकि आवाम भी बहुत परेशान होती है ना जब खाना नहीं पकता। तो क्या आवाम को इस तरीके से मुश्किलात का सामना है कि घर में भी गैस नहीं आ रही, घरेलू सार्फिन को भी इस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, मैं ये सारे इक़दाम लिए जा रहे हैं कि कहीं जो हमारे डोमेस्टिक और कमर्शियल कस्टमर है वहाँ पे ये प्रॉब्लम ना आए। सो ये जो हम बंद कर रहे हैं सीएनजी सेक्टर, जनरल इंडस्ट्री, कैप्टिव पावर ऑफ जनरल इंडस्ट्री, वो कहीं इसीलिए रहे हैं कि डोमेस्टिक और कमर्शियल कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो। सो वी इंश्योर कि वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं पॉकेट्स में प्रॉब्लम होगी तो वो ऑपरेशनल इश्यूज होंगे, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं घरेलू सार्फिन को ये मसला ना। अच्छा सर, एक और बात बता दें कि कराची में अगर हम सीएनजी स्टेशंस की बात करें तो कितनी फीसद गैस इस्तेमाल करते हैं सीएनजी स्टेशंस, यानी इसका तनासुब क्या है? और घरेलू सार्फिन और सीएनजी स्टेशंस में गैस के इस्तेमाल की जब हम रेशो की बात करते हैं तो ज़्यादा कहाँ इस्तेमाल हो रही है, सीएनजी स्टेशंस पर या फिर आवाम इस्तेमाल करिए घरों में? देखिए, सीएनजी सेक्टर में गैस इस वक्त कोई 30 MMCF गैस इस्तेमाल हो रही है, लेकिन देखिए कंपैरिजन ऐसे करना सही नहीं होगा, क्योंकि 30 MMCFD गैस जब हमारे सिस्टम में रिटेन होती है तो हमारी लाइन पैक बेहतर होती है, और हम फिर प्रॉपर गैस दे पाते हैं डोमेस्टिक कस्टमर को। और ये बात फिर याद रखिएगा कि ये हमें एक गैस लोड मैनेजमेंट प्लान गवर्नमेंट ने दिया है। ठीक है, और ज़रा आप उसको फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन जमात इस्लामी ने सर इल्ज़ाम लगाया, वो कहते हैं कि RLNG महंगी दरामद की जाए, इसमें सुई सदर्न गैस के इंटरेस्ट हैं। इज इट ट्रू सर? सॉरी, आपको सवाल फिर से रिपीट कीजिएगा। सर, जमात इस्लामी की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया है आप लोगों पर, वो कहते हैं कि RLNG महंगी दरामद की जाए, इसलिए सुई सदर्न ऐसे स्टेप्स ले रहा है, इस तरह से लोड मैनेजमेंट का प्लान लेकर है, इस तरह से फैक्ट्रीज को नहीं दे रहा गैस, इस तरह सीएनजी स्टेशंस को नहीं दे रहा गैस। मैं इसका क्या जवाब दूं? देखिए, ये तो बिल्कुल टेक्निकल, ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है कि कुन्ने पसा की फील्ड एनुअल टर्न अराउंड पे गई है। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि 170 MMCFD गैस इस वक्त हमारे सिस्टम में कम आ रही है। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि कोई ये 170 MMCFD कोई 15 से 20% बनता है हमारे। तो क्या सीएनजी स्टेशंस और फैक्ट्रीज ये 15 से 20% इस्तेमाल करते थे सर? नहीं, इसको ऐसे नहीं देखिए। एक तो हमने फैक्ट्री पूरी बंद नहीं की है, जीरो रेटेड इंडस्ट्री जो बिल्कुल एक्सपोर्ट जो इंडस्ट्री है वो पूरी खुली हुई है। यानी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पूरी खुलने का मतलब ये कि एक्सपोर्ट्स मुतासिर नहीं होंगे?
जी एक्सपोर्ट बता सकते। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप और इससे मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे। जब बात एक्सपोर्ट्स की हो रही है तो मौजूदा माली साल में अब तक बैरून मुल्क से 1270 अरब की अशियाए खुरनोश मंगवाई गई हैं। मैं ये इंपोर्ट का डाटा शेयर किया और पहले 11 महीनों के दौरान जदीद मोबाइल फ़ोन्स की दरामद भी 63% उसमें इजाफा देखा गया है। 297 अरब रुपए से ज़्यादा के स्मार्टफोन्स मंगवाए गए हैं। इस पर शकील अहमद ने रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। माली साल 2020-21 के दौरान ग़िज़ाई अजनास की दरामद 54% ज्यादा रिकॉर्ड की गई। पहले 11 माह में ग़िज़ाई मसनूआत की दरामद पर 7 अरब 55 करोड़ डॉलर का खतीर ज़र मुबादला खर्च हुआ। गाड़ियों और स्मार्टफोन समेत लग्जरी आइटम्स की दरामद में भी इजाफे का रुझान रहा। इदारा शुमारियात ने तफसीलात जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2020 से जून 2021 तक 36,12,000 मैट्रिक टन गंदम मंगवाई गई। रकम खर्च हुई 157 अरब से ज्यादा। इस दौरान 20 अरब 82 करोड़ रुपए की 2,80,000 मैट्रिक टन चीनी भी बैरून मुल्क से आई। 382 अरब का पाम ऑयल, 99 अरब की दालें, जबकि 86 अरब की चाय की पत्ती खरीदी गई। मसाला जात की दरामद पर 32 अरब 85 करोड़, जबकि डेयरी मसनूआत पर 28 अरब रुपए खर्च हुए। मौजूदा माली साल स्मार्टफोन्स की दरामद में 63% इजाफा देखा गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक 11 माह में 297 अरब 83 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन्स मंगवाए गए। गाड़ियों की दरामद 126 से 167% तक बढ़ी। माली साल के पहले 11 महीनों में 194 अरब रुपए की गाड़ियां दरामद की गयी। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। तो जनाब रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी है और ये बड़ी तशवीश की बात होती है जब इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा चीज़ें मंगवाना शुरू कर देते हैं तो फिर होता ये है कि महंगाई भी बढ़ जाती है और फिर हमारी चीज़ों पे अपना इन्हसार ख़त्म हो जाता है। अगर हमारा इन्हसार फूड इम्पोर्ट पर होगा तो महंगाई कैसे कम होगी, कहीं फिर ये तशवीश होती है कि कहीं हमारा हाल जो है अफ्रीकी ममालिक जैसा ना हो जाए, क्योंकि हम मुसलसल सुनते हैं कि गंदम की बम्पर पैदावार हुई, क्रशिंग सीजन अच्छा रहा, लेकिन इसके बावजूद इदारा शुमारियत के अदाद शुमार हैरान कुन होते हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया माहिर मुआशियात डॉक्टर अक़दस साहब ने। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो फूड इम्पोर्ट का हम हमेशा मसला उठाते हैं, इस पर बात करते हैं, इसका बढ़ जाना ये कितना नुकसानदेह होता है किसी भी मुल्क की मईशत के लिए? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी जी, मैं पहले तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहता था। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है सर। अच्छा, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था, आपने मुझे मदऊ किया। देखें, जो नंबर्स आपने पेश किए हैं यकीनन ये तशवीश तलब हैं, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम पे आने से पहले, इस शो में आने से पहले कुछ नंबर्स देख रहा था ताकि मैं तैयारी कर सकूं। देखें, पिछले साल के मुकाबले में कंपैरिजन करना आई थिंक ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि देखें पिछला साल जो था वो एक ख़ास किस्म का, जिसको स्टेटिस्टिक्स की ज़बान में आउटलायर ईयर कहते हैं। तो आई थिंक अगर आपने कंपैरिजन करना है हमारी इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट का, तो आपको पिछले कई 3-4 साल कम से कम पीछे जाना पड़ेगा ये कंपैरिजन करने के लिए। तो मैंने वो किया, तो मैंने देखा कि जहाँ तक कार्स की आपने बात की, मेरा ख़्याल है कि पिछले साल ठीक है कार्स का नंबर कम था, लेकिन अगेन मैं ये बात कह रहा हूँ कि पिछला साल एक आउटलायर था जब पूरी दुनिया की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज़ हुई थी, हमारी इकोनॉमी भी बंद थी। तो ऑब्वियसली आपको एक बहुत बड़ा स्पाइक नज़र आएगा इंपोर्ट्स के अंदर। तो जब आप पीछे जाके देखते हैं पिछले सालों के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे मैंने 2019 के साथ कंपैरिजन किया, तो मुझे नज़र आया कि ये ट्रेंड के मुताबिक है। हाउएवर मोबाइल फ़ोन्स के अंदर ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा स्पाइक नज़र आ रहा है। और जो आपका पॉइंट था महक, जो आपने बात की कि फ़ूड इंपोर्ट्स के ऊपर अब हमें एक रुझान नज़र आ रहा है जो कि बहुत तशवीश तलब है। तो आई थिंक हमारे पॉलिसी मेकर्स को इसके बारे में फ़ौरन से पेशतर नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जो एक कोर आप समझ लें कॉम्पिटेंस है इस सोसाइटी में, वो ये है कि डिस्पाइट पावर्टी, डिस्पाइट परसिस्टेंट पावर्टी यानी गुर्बत होने के बावजूद यहाँ पे एक फूड प्रोड्यूसिंग कंट्री है जहाँ पे लोग कम से कम उनको कुछ ना कुछ कैलोरी इनटेक अवेलेबल थी। तो अगर आने वाले दिनों में हम ये देखते हैं कि हम बजाय एक नेट फूड एक्सपोर्टर होने के नेट फूड इंपोर्टर बन जाते हैं, तो इससे बहुत ही वाइड रेंजिंग किस्म के असरात मुरतब होंगे, जिसमें सोशल अनरेस्ट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो सकता है। अच्छा सर, चूंकि आप कह रहे हैं कि कंपैरिजन तो पिछले कई सालों से करना चाहिए, लेकिन मैं जो स्टैट्स आपके सामने दोबारा रखना चाह रहा हूं, चूंकि हम बात फूड की कर रहे हैं, 36 लाख
मीट्रिक टन से ज़ायद गंदम, 20 अरब से ज़ायद की चीनी, 99 अरब की दालें और 86 अरब की चाय की पत्ती। ये इतनी ज़्यादा मिक़दार में ग़ज़ाई अजनास को इम्पोर्ट करना, आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है? और आपको लगता है कि ट्रेंड ऐसा ही रहेगा? जब एक तरफ हम ऐलानात करते हैं, दावे करते हैं और बल्कि शादियाने बजाते हैं कि हमारी कॉटन के अलावा तमाम जो क्रॉप्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त उनकी रही है परफॉर्मेंस, या कहना चाहिए कि बम्पर क्रॉप्स हुई हैं, तो ऐसे में फिर भी इम्पोर्ट पर इन्हिसार। देखें, ये आपका पॉइंट बहुत अच्छा है शुएब। हमने इसी साल ये सुना था कि हमारी जो वीट की क्रॉप है वो उसमें रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है, तकरीबन 27 मिलियन टन्स के बात की जा रही है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। देखें, इसमें तो इसके अंदर जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसके क्या रीज़न है, लेकिन ये भी हो सकता है, अब मेरा ख्याल है कि किसी पॉलिसी मेकर से भी ये पूछना पड़ेगा, हो सकता है कि गवर्नमेंट ने वीट की प्राइस को थोड़ा स्टेबलाइज करने के लिए थोड़ा सा, जो आप देखते हैं कि सप्लाई साइड पे प्रॉब्लम्स आते हैं पाकिस्तान में, अचानक जो आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, आटा, टमाटर, प्याज, उसमें गाहे बगाहे स्पाइक्स आती रहती हैं, जिसमें हो सकता है कि कोई मार्केट मैनिपुलेशन हो, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ने उसको कर्टेल करने के लिए ये इंपोर्ट की हो। तो मुझे ये कोई फार रीचिंग ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा, एटलीस्ट इन द केस ऑफ वीट। ठीक। अच्छा सर, हुकूमती नुमाइंदे जब ये दावा करते हैं कि गंदम की बड़ी बेहतरीन पैदावार हुई, क्रशिंग सीज़न बड़ा बेहतर रहा, उसके बावजूद इन्हसार करते हैं हम बाहर से चीज़ें मंगवाने पर, तो ये जो दावे होते हैं इसमें भी क्या वक्त का फ़र्क आ जाता है कि जिस टाइम पे दावे कर रहे होते हैं उस टाइम पे तो हालात अच्छे होते हैं, लेकिन बाद में जब बाहर से चीज़ मंगवाते हैं तो हालात बुरे हो जाते हैं? आपका पॉइंट वैलिड है महक, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके अंदर कोई इंटेंशनली हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस तरह से करते हैं। आई थिंक मैंने बहुत क्लोजली मैं मुशाहिदा करता हूँ कि जिस किस्म की पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, तो मैं देखता हूँ कि हमारे पॉलिसी मेकर्स की कारकर्दगी तसल्ली बख्श रही है। उनको बहुत मुश्किल हालात मिले थे, वो कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहूँगा एट दिस स्टेज। अच्छा, ठीक। और एक और बात मैं चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जाने कि जब हम बात करते हैं कि इस चीज़ में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है कि हमने बाहर से चीज़ें मंगवाई हैं, हमारी अपनी पैदावार बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो यकीनन फिर जो वो मुआशी पॉलिसीज़ हैं जिनकी हम बात करते हैं कि बहुत अच्छी हैं, बजट आ गया, आवाम दोस्त हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या बेमानी हो जाती हैं? क्योंकि यकीनन इस चीज़ से तो फ़र्क पड़ता है कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें बाहर से मंगवा रहे हैं, हमारी अपनी पैदावार उतनी नहीं है जबकि होनी चाहिए। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन महक। मैं इसके बारे में कहूँगा कि बजट तो बेसिकली एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जो एक साल में आपको बताती है कि एक हुकूमत वक्त, एक एडमिनिस्ट्रेशन की स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज़ क्या हैं और वो महसूलात कहाँ से निकालना चाह रही है। आई थिंक अगर आप जिस चीज़ की तरफ आप दोनों ने इशारा किया है, ये एक बहुत ही फार रीचिंग और क्या कहना चाहिए, बहुत से सालों पे मुहित एक क्वेश्चन है कि हमारी जो स्ट्रक्चर है इकॉनमी का, हम जो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं उसकी नेचर क्या है। तो आई थिंक उसमें उसकी तरफ आप लोग इशारा कर रहे हैं, और वो ये किसी एक गवर्नमेंट या किसी एक एडमिनिस्ट्रेशन के बस की बात नहीं है। आई थिंक इसके अंदर बहुत से लोगों को मिल के बैठना पड़ेगा। बहुत छोटी सी बात मैं यहाँ करना चाहता हूँ, और वो ये है कि देखें, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया, जो इकोनॉमिस्ट जो मेरी बात सुन रहे हैं वो सुन के उनको उसको अम्यूजिंग समझेंगे कि वो एक आइडिया था, उसको कहते थे प्रेबिश सिंगर हाइपोथेसिस, जो कहता था कि अगर आपका इन्हिसार कमोडिटीज़ के ऊपर है, तो कमोडिटीज़ के अंदर ये ट्रेंड देखा जाता है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उनकी जो प्राइसेस होती हैं वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के मुकाबले में गिरती हैं। अच्छा, इसके कहने का मकसद ये है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमें एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए कमोडिटीज़ या एग्री बेस्ड इकोनॉमी से वैल्यू एडेड या मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी की तरफ। अब ये कहना तो बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। ताकि यही है ना बात सर, हम जब ये आगे कभी चंद सालों बाद ये सवाल करें तो फिर हमें ये हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से सुनने को ना मिले कि पिछली हुकूमत ने ये किया। तो चेन का बेहतर करना और इस पर बेहतर तरीके से काम करना बेहद ज़रूरी है। बेहद शुक्रिया, हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे जनाब। सिटीजन पोर्टल की हम बात करते हैं, जिस पर दर्ज खातून हरास की शिकायत पर गफलत क्यों बरती गई, वज़ीर आज़म ने सख्त एक्शन लिया है।
FIA ऑफिसर को मुअत्तल करने की हिदायत कर दी। खान साहब पहले ही कह चुके थे कि सिटीजन पोर्टल पर जो शिकायत आएगी उसका अजाला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके खिलाफ इंक्वायरी करके सख्त एक्शन लेने का हुक्म दिया गया है। खातून ने हरासगी के बायस यूनिवर्सिटी से नौकरी छोड़कर FIA से रुजू किया था। खातून ने 5 बार ये शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। 16 दिसंबर 2019 से 13 जून 2021 तक FIA को मुसलसल ये शिकायत मिलती रही और FIA ने मुसलसल इस शिकायत को नज़रअंदाज भी किया। सिटीजन पोर्टल पर शिकायत जो दर्ज की गई थी उसका जो अजाला था उस हवाले से आज हमें बात करने के लिए ज्वाइन किया है सरबराह सिटीजन पोर्टल पाकिस्तान आदिल साफ़ी साहब ने। आदिल साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं इस शिकायत के हवाले से बात करना चाहूँगी कि ये जो मज़कूरा शिकायत दर्ज की गई है इसका अजाला बर वक्त ना होना और बार बार मुसलसल 5 बार एक खातून की तरफ से शिकायत का दर्ज करवाया जाना, मुझे प्लीज़ बताएंगे ये इस तरह का मामला क्यों पेश आया? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी। ये हमारी मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी बदकिस्मती है और ये ओवर द पीरियड अगर आप माजी भी देख लें कि जब तक एक मसला अवामी मसला नहीं बन जाता जिस पे सड़क ब्लॉक ना हो जाए या कोई प्रेस क्लब के सामने एहतजाज ना कर दे या आपने पे पेट्रोल ना चढ़के, तो एक इदारे के लिए ये मसला नहीं होता जब तक उसका ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनता या तब तक। ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है सरकारी मशीनरी। ये कभी भी प्रोएक्टिव नहीं होगी, ये कभी भी इस तरह, ये हमेशा रिएक्टिव बिहेव करेगी और ये उसी की एक मैनिफेस्टेशन आपके सामने, हम इसको बालफाजी दीगर एपैथी कहते हैं, लेक ऑफ इमोशंस। आप एक दूसरा बंदा आपके लिए एक सब्जेक्ट है, वो आप जज्बात के उसमें उसको समझते ही नहीं, उसका इशू आपके लिए इशू है ही नहीं, वो एक सब्जेक्ट है आपके सामने आया और सब्जेक्ट चला गया बस। जब तक उस पर कोई मसला नहीं बनता तब तक इदारे का रिस्पांस या किसी भी इदारे का आप किसी भी उसमें जाए वो, तो ये एक खासियत है जो बदकिस्मती से हमारी मशीनरियों में बहुत अरसे से चला आ रहा है। ये उसकी एक मिसाल है। ये केस जो मिसहैंडल हुआ है ये उसकी बड़ी ठीक ठाक मिसाल है। अब ये नहीं है कि ये पहला केस होगा, इस इदारे में नहीं, हजारों और इदारों में भी बहुत से ऐसे केस, लेकिन रिपोर्ट ये हो गया क्योंकि शी फाइनली मेड हर वे टू द PM ऑफिस। वो PM ऑफिस तक पहुंच गई। बहुत सी ऐसी खवातीन होंगी, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो PM ऑफिस तक नहीं पहुंचे होंगे, तो उनकी बात इसी तरह ही हवा में चली गई। एग्जैक्टली मैं यही सवाल पूछना चाह रही थी कि चले ये तो शिकायत 5 बार बहुत ज्यादा तादाद है, उसके बाद उस खातून की रसाई हो गई, PM ऑफिस तक पहुंच गई, उस ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया और जिन खवातीन की, जिन लोगों की रसाई नहीं है वो बेचारे कहाँ जाएंगे? सिटीजन पोर्टल तो बदनाम हो रहा है फिर। नहीं, सिटीजन पोर्टल तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो घर बैठे बगैर किसी सिफारिश के एक आम आदमी को बगैर किसी रिश्वत के हाईएस्ट डिसीजन मेकर तक कनेक्ट कर रहा है। सिटीजन पोर्टल खुद किसी को इंसाफ नहीं देता। सिटीजन पोर्टल एक बंदे को कहता है कि आप कहीं भी ना जाए, आप किसी को कुछ भी ना दे, आप अपना मसला बताएं और आपके मसले की जिम्मेदारी जो है वो या उसकी परसुएंस जो है वो PM ऑफिस की जिम्मेदारी है सर। तो पोर्टल पे ऐसा सच कुछ नहीं आ रहा। बात इस पे आ रही है कि पोर्टल की बात को अगर एक इदारा लाइट ले रहा है और उनका अगर एक I'm sorry to interrupt सर, लेकिन अगर एक खातून या कोई भी ऐसा शख्स जो कि सिटीजन पोर्टल पर शिकायत करता है और उसकी शिकायत एड्रेस नहीं होती, क्योंकि ज़रा सिटीजन पोर्टल ने वो शिकायत मुतालिका महकमे को भेजनी है, फॉलो अप सर सिटीजन पोर्टल को रखना है कि वो शिकायत का अजाला हुआ या नहीं हुआ। अगर वो नहीं कर रहा, वो खातून दोबारा आती है, तीसरी बार आती है, चौथी बार आती है, 5वीं बार आती है, सिटीजन पोर्टल पर आती है, शिकायत दोबारा कराती है। सर लोग तो एक बार आएंगे, 2 बार आएंगे, जब काम नहीं होगा वो चुप करके बैठ जाएंगे। औरत आ गई, 5 बार आ गई, सिटीजन पोर्टल कहाँ स्टैंड कर रहे हैं फिर सर? अच्छा, इस तरह है कि सिटीजन पोर्टल का एक मैकेनिज्म है, वो 5 दफा अगर आई है तो 5 दफा उसकी कंप्लेंट में 2 दफा PM ऑफिस ने ऑलरेडी एक्शन ले चुका था, यानी 5 दफा आने में 3 दफा पहले और उसकी 2 दफा जब वो आई तो वो ऑलरेडी हम इंटरवीन कर चुके थे। ये अभी जो सिवियरिटी आई कि हमारे इंटरवीन करने के बावजूद उस इदारे ने इसको लाइट लिया और उनके अफसर था मजाज जिसको इसको अपने हायर अप्स को बताना था, उसने उनको अंधेरे में रखा। तो ये 2 इंक्वायरियां इसमें आपको नहीं लगता सर कि अगर कोई शिकायत दर्ज कराता है सिटीजन पोर्टल पर, एक्शन नहीं होता, दूसरी बार आने से पहले ही PM ऑफिस को इंटरवीन करना चाहिए?
सिटीजन पोर्टल के जरिए इसको देखना चाहिए कि कौन सा ऐसा ऑफिसर है जो काम नहीं कर रहा, बजाय इसके खातून को दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बार आना पड़ा। नहीं जी, ये इस तरह नहीं है। रोजाना 7-8 हजार शिकायत आती हैं और अपने मुतल्लिका मंजिल मकसूद पे वो चली जाती है, यानी जिस अफसर ने रिजॉल्व करनी है उसके डैशबोर्ड पे आ जाती है। और अगर हल नहीं होती तो फिर आप लोग क्या करते हैं? आप लोग छोड़ देते हैं सर? या सही हैंडल कर रहा है। अगर वो शिकायत हल नहीं होती तो फिर आप लोग छोड़ देते हैं? आप लोग छोड़ देते हैं कि दोबारा शिकायत आएगी तो देखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आप मुझे अगर बात पूरी करने देंगे तो मैं आपको समझा सकूंगा, अदरवाइज मेरे पास तो कोई और ऑप्शन नहीं है। आप समझाइए सर। मेरी बात यह है कि जब शिकायत किसी मंजिल मकसूद पे किसी मजाज अफसर के डैशबोर्ड पे जब उतर जाती है, वहां पे वो उनको प्रोसेस करते हैं, तो एक हमारा इंटरनल मैकेनिज्म है जिसमें हम डिससैटिस्फाइड सिटीजन को सर्च करते हैं और उनकी कंप्लेंट को उनके आर्गुमेंट्स के बेस पे रीओपन करते हैं। ठीक है। इसमें हमारे तक ये दूसरे और तीसरे कंप्लेंट की बात नहीं होती, ये हर डिससैटिस्फाइड सिटीजन के कंप्लेंट पे हम ये करते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ कंप्लेंट्स ऐसी होती हैं जिसमें सिटीजन सिर्फ फीडबैक पे मुंहसिर नहीं होता। हाँ। वो सोशल मीडिया पे भी आ जाता है, वो पीएम के हेल्पलाइन पे भी कॉल कर लेता है, वो ईमेल भी आ जाती है। तो वो सप्लीमेंट कर देती है इस बात को कि हमने आगे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होता है। सही। बस एक बात मुझे और बता दें सर कि ये तो बात एफआईए की थी, कौन सा ऐसा इदारा है सिटीजन पोर्टल की, क्या इसमें ऑब्जर्वेशन है जो कि उस तरीके से काम नहीं कर रहा, कि शिकायत बहुत ज्यादा आ रही है और वो जब शिकायत का अजाला होता है तो वो जो शिकायत कुनंदा है वो सेटिस्फाई नहीं होता? कौन सा इदारा है? एफआईए ही है या कोई और इदारा है? ठीक है, मैं कोई नहीं, वो मैं आपको बताऊं, ये हर इदारे की अपनी ट्रेड्स होती हैं। ये नहीं है कि 10 में से 10 अफसर होंगे वो काम नहीं करेंगे। ज्यादातर डेवलपमेंट इदारे हैं जो कि कंस्ट्रक्शन और ये सारा हमारे हो गए, एलडीए हो गया, सीडीए हो गया, पीडीए, इनकी शिकायत बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इनमें प्लॉट्स के इश्यूज हैं और प्लॉट्स की अलॉटमेंट और ये, तो इनकी शिकायत और डिससैटिस्फैक्शन का मार्जिन बहुत ज्यादा है। और सेटिस्फैक्शन का मार्जिन किस इदारे के साथ ज्यादा है? इस वक्त 44% नादरा का। ठीक है, नादरा अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। साथ मौजूद थे आप, इससे मुतालिक हाँ कह रहे थे। एक क्विक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। अभी आपको खबर देंगे कि एहतसाब अदालत ने किडनी हेल्थ रेफरेंस में साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांझीवाला, एजाज हारून और अब्दुल गनी मजीद पर फर्द जुर्मायत कर दी है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शहजाद अली ने हमें ज्वाइन किया। शहजाद, क्या रिमार्क्स दिए गए अदालत की जानिब से, बताएगा? जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत में साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला के खिलाफ किडनी हिल जो रेफरेंस था उसमें आज फर्द जुर्मायत कर दी गई है। सलीम मांडवीवाला, एजाज हारून और अब्दुल गनी मजीद पर फर्द जुर्मायत की गई है। एहतसाब अदालत जज मोहम्मद बशीर की जानिब से फर्द जुर्मायत की गई। शरीक मुलजिमान नदीम मांडवीवाला, तारिक महमूद और अब्दुल कादिर शेवानी पर भी जो है वो फर्द जुर्मायत की गई है। अदालत ने तमाम मुलजिमान को चार्जशीट पेश की। मुलजिमान ने सेहत जुर्म से भी इनकार किया है। नैब के तफ्तीशी अफसर मुदस्सर हुसैन और प्रोसिक्यूटर वसीम जावेद अदालत के रूबरू पेश हुए। समाअत के बाद जो साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला है, उन्होंने जो है वो एहतसाब अदालत के बाद मीडिया से भी गुफ्तगू की। उनका ये कहना था कि जज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, आज फर्द जुर्म आयद हो, उन्होंने मेरे पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। एहतसाब अदालत एक निजी ट्रांजैक्शन को कैसे सुन सकती है, ऐसा कहा गया सलीम मांडवीवाला की जानिब से। साबिक चेयरमैन सेनेट। ठीक है शहजाद, आपका बेहद शुक्रिया। तो जनाब, अनदेखा पाकिस्तान में आज आपको हम दिखाएंगे कि एक ऐसा गांव है जहां सिगरेट नहीं मिलता, शादियां बड़ी सादगी से होती हैं, वहां पर कब्रों को पक्का नहीं किया जाता, कोई बच्चा भी मजदूरी नहीं करता बल्कि हर बच्चे को तालीम दिलवाई जाती है। लेकिन ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ, किसका किरदार है, इस रिपोर्ट में आप देखिए।
तो एक ऐसा गांव जहां पर इतनी सारी खुसूसियात है, और जब हम एक गांव की बात करते हैं तो ये तस्वुर करना कि एक गांव में इतनी अच्छी अच्छी तब्दीलियां, सिगरेट ना पीना, जैसे हम बार बार कहते हैं कि तंबाकू नोशी मुज़र सेहत है, और बच्चों के काम के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये चीज़ें कैसे मुमकिन होती हैं आपको दिखा देते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मिंबरो मेहराब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो पूरा गांव बदल सकता है, और उसकी मिसाल है फैसलाबाद का गांव ओढ़ावाला। एक 1000 घर, हजारों मकीन और उनके दिल बदल गए मरकजी मस्जिद के इमाम हाफिज मोहम्मद अमीन की कोशिशों से। कुछ अरसा पहले हिदायत की कि सिगरेट छोड़ दो, पूरे गांव ने लब्बैक कहा। मैंने ये तजवीज़ पेश की कि अगर हम सिगरेट ना रखें दुकानों पर, किसी को ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। हाँ, बाहर से कोई मजबूरी है किसी की, नहीं कुछ छोड़ सकता तो बाहर से ले आए। तो कुछ इसके मुताल्लिक तकरीर भी की, और दुकानदारों ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि ठीक है। आज तक सिगरेट पर पाबंदी है। क्या हाल है भाईजान? ठीक है। कुछ सिगरेट मिलेगी कोई आपके पास? कोई नहीं भाई, आपको गांव में सिगरेट वगैरह नहीं मिलेगी। क्या वजह है? हमारा फैसला है ना सारे दुकानदारों का और सबका मिलके कि हमारे गांव में इस हमने जो लानत है सिगरेट की, इससे जान छुड़ानी है। इसलिए हमारे दुकान में जितने भी गाँव में दुकानें हैं वहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई सिगरेट नहीं मिलेगी। दूसरा मशवरा दिया कि शादियां सादगी से करो, सबने अमल किया। बारात आ जाए, कोई बाजा नहीं, कोई बैंड नहीं, आएगा बारात उनके घर आएगी तो मस्जिद में निकाह होएगा। कब्रिस्तान में आज तक हर कब्र कच्ची है। सब एक ही डिसिप्लिन के साथ कब्रें बनाई जाती, पक्की कब्र ना कोई बनाता है ना किसी को ज़रूरत पेश आती है। हाफिज मोहम्मद अमीन ने अंग्रेजी समेत 3 मज़ामीन में MA की डिग्रियां हासिल कर रखी हैं। गांव में तालीम की शरह 95% से जायद है। लिटरेसी रेट है अच्छा है, 2 स्कूल हैं, गवर्नमेंट बॉयज स्कूल है हाई का। स्कूल 100% हमारी जो अपने स्कूल के बजाते हैं। चाइल्ड लेबर बिल्कुल है ही नहीं। मसलन जो कहते हैं ना कि 0% है कि हमारे बच्चे मसलन स्कूल में। गांव में आज तक सिर्फ 15 मुकदमात दर्ज हुए जो आपस में निपटा दिए गए। लगभग पूरा गांव नमाजी है। इमाम की हर बात मानने वाला ये गांव आज खुशहाल है। आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले कामयाब एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं। पाकिस्तानी लड़की दुनिया भर में धूम मचाई क्योंकि फोर्ब्स ने पाकिस्तान की मरियम नुसरत का फोर्ब्स नेक्स्ट 1000 में नाम शामिल किया है। पाकिस्तानी खवातीन हम देखते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ अपना लोहा मनवा रही हैं, इसीलिए तो ये पाकिस्तानी बिजनेस वुमेन हैं जो संगे मील अबूर कर रही हैं। फोर्ब्स मैगजीन सालाना 1000 कामयाब तरीन एंटरप्रेन्योर की फहरिस्त जारी करता है, जिसमें इस बार मरियम नुसरत का नाम शामिल किया गया है। 6 बरस से गेमिंग डेवलपर्स की टीम को लीड कर रही हैं। ग्रेट प्लेटफॉर्म है जो उन्होंने बनाया। इस पर मजीद बात करेंगे, हमें मरियम नुसरत ने ज्वाइन किया। मरियम अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाइए? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मरियम, आपके बारे में पढ़ रहा था, ये ग्रिड प्लेटफॉर्म जिसके ज़रिए आपने ऐसी गेम्स डेवलप की जो सोशल चेंज लेकर आती हैं, जो बिहेवियर चेंज पर काम करती हैं। बहुत डिफरेंट आइडिया था। प्लीज़ ज़रा नाज़रीन को बताइएगा कि ये वजह बनी कि आप फोर्ब्स नेक्स्ट 1000 में आपका नाम शामिल किया गया। तो ग्रिड प्लेटफॉर्म क्या है, ये सफ़र कितना तवील था, इसमें क्या कुछ हुआ?
Absolutely. So मैंने ग्रिड शुरू किया था अराउंड 6 साल पहले विद द आइडिया जो आप कह रहे थे कि वीडियो गेम्स को हम इस्तेमाल करें फॉर अ पर्पस बियॉन्ड एंटरटेनमेंट, सो एजुकेशन के लिए, फॉर इंस्पायरिंग पॉजिटिव बिहेवियर चेंज. So मैंने ग्रिड शुरू किया था विद अ टीम ऑफ पाकिस्तानी गेम डेवलपर्स एंड डिजाइनर्स, एंड हमने काफ़ी मुख्तलिफ गेम्स बनाई हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर, कोविड-19 के ऊपर, जानवरों के ऊपर जो तशद्दुद होता है उसको कम करने के लिए, एंड क्लाइमेट एक्शन के ऊपर. एंड उसके बेसिस के ऊपर हमने काफ़ी पार्टनरशिप्स की हैं, और अब हम एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्रेशना. ब्रेशना का मतलब है लाइटनिंग इन द पश्तो लैंग्वेज. ब्रेशना के थ्रू कोई भी जो भी लोग हैं विद नो कोडिंग एंड डिजाइन एक्सपीरियंस वो अपनी वीडियो गेम्स खुद ही बना सकते हैं फॉर एजुकेशनल पर्पसेस. तो अगर आप सोचें टीचर्स हो गए, वालिदैन हो गए, वो अपनी खुद ही वीडियो गेम्स बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए टू एंगेज देम एंड एजुकेट देम. और जब वालिदैन के पास इस चीज़ की सहूलत होगी ना कि वो खुद अपने बच्चों के लिए गेम बना सकते हैं, तो यकीनन वालिदैन एक ऐसी ही गेम बनाएंगे जो कि उनके मुस्तकबिल में भी उनके काम आएगी. अच्छा, मुझे बताएंगे फोर्ब्स की फहरिस्त में नाम आना कितनी बड़ी अचीवमेंट समझती हैं आप? I mean, मेरे लिए it was immensely humbling. I mean, बिल्कुल ये जो है ये मेरा अकेले का काम नहीं है. It always takes, मेरी टीम है, मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सपोर्ट किया, इन्वेस्टर्स, कोलैबोरेटर्स. तो अकेले तो ये वाली इतनी बड़ी चीज़ें खुद ही नहीं होती, but it really does take a village. But मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो हम काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं और ये लिस्ट होती हैं, and these are good moments जिनके ऊपर आप सब्र करके यू थैंक अल्लाह ताला फॉर द रियली गुड प्रेस्टीज. लेकिन फिर उसके बाद काम चलता रहता है, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डे जो हम काम कर रहे हैं. बिल्कुल. मरियम, अक्सर ऐसा होता है कि डेस्टिनी पर जब हम पहुंच जाते हैं तो फिर डेस्टिनी की बात तो होती है, सफ़र की बात नहीं होती. सफ़र में कितने शार्प टर्न्स आए, सफ़र में कितनी बार ये सोचा कि ओहो बड़ा मुश्किल हो रहा है, चैलेंजिंग है, कितने दफ़ा ऐसे हुआ कि लगा कि शायद नहीं हो पाएगा. तो ज़रा मुझे उस सफ़र पर अब ब्रीफ करें कि ये जो 6 साल जिसमें आपने काम किया, ऐसे कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? Absolutely. So, I mean, एक तो one being an immigrant from Pakistan in America. यहाँ मैं आई Washington DC around 8 साल पहले, and यहाँ पे मैंने अपना बिजनेस चलाया है, and it's something that's जो कि obviously it's a little hard, it's a little difficult, and especially video games industry जो है, tech industry, उसमें एक औरत होना, that's not always the easiest thing to do because आपको अपना लोहा मनवाना होता है. So it was really hard to do that. लेकिन I think जो अगर आपका फोकस अपॉर्चुनिटी पे रहे और सख्ती पे ना रहे, अगर आपका फोकस उन चीज़ों पे रहे जो कि आपके बेनिफिट में काम कर रही हैं, तो आई थिंक देन द अपॉर्चुनिटी, इफ यू कीप योर आइज ऑन द अपॉर्चुनिटी. और मेरा एक मंत्रा रहा है कि हर रोज बस मेहनत करते रहना है. परसिवेरेंस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट गेट्स यू देयर. तो आहिस्ता आहिस्ता करके एक दिन करके डेस्टिनी पे आप पहुंच जाते हैं. अच्छा, ये जितनी हमने चीज़ों की बात बताई ना, बहैसियत एक खातून एक टीम को लीड करना, ये तो सोच के भी बड़ा मुश्किल लगता है कि मैं किस तरह से ये चीज़ कर पाऊंगी. और स्पेशली एक गेमिंग डेवलपर्स की जो टीम है उसको एक खातून लीड कर रही है, ये सोच के भी होता है कि यार बड़ी हिम्मत है खातून में. Absolutely. I mean, to be honest, I've been very lucky. Meri team has been, and this, I'm not just saying this because शायद वो देख रहे होंगे. I actually think they're very respectful, they're very collaborative. लेकिन honestly, महक, मुझे लगता है कि जो सही बात है ना, कि अगर आप अपनी मेहनत दिखाएं और आप अपनी, if you as a leader are putting in 100%, तो फिर आपकी टीम भी रिस्पेक्ट करती है. रिस्पेक्ट जो है वो अर्न किया जाता है, वो मांगा नहीं जाता. तो आई थिंक वेदर आप औरत हो या मर्द हो, अगर आप अपनी मेहनत करते रहें तो दैट्स रियली समथिंग दैट पीपल जस्ट कम बिहाइंड यू एंड देन दे रैली बिहाइंड यू. मरियम, कभी सोचा था फोर्ब्स एक लिस्ट में आपको शामिल करेगा, आपका नाम आएगा? मेरे बाबा ने, I mean, when I was young, वो मेरी मुट्ठी पकड़ते थे, and he used to be like, the world is in your hands. So I didn't know whatever it would be Forbes or what it would look like. लेकिन I think that ambition जो मेरे माँ बाप ने मेरे अंदर डाला था कि
मेहनत से आप कुछ भी अचीव कर सकते हो. आई थिंक दैट वाज ऑलवेज देयर इन माय डीएनए एंड अल्लाह ताला का शुक्र है, उनकी दुआएं हैं that it's been something that I've been able to achieve. मरियम, क्या आपके इस कॉन्फिडेंस के पीछे, आपकी इस कामयाबी के पीछे, आपकी जो ये सोच है इसके पीछे कि मेहनत करनी है, आपके वालिद का बड़ा अहम रोल है? Absolutely. My father has been a role model himself. I mean, उन्होंने खुद, he's a self starter. उन्होंने खुद पूरी जिंदगी मेहनत की है, हमें मेहनत करके दिखाई है. उन्होंने बोला नहीं कि जाओ जाके मेहनत करो. He was hard working and then he showed us the results. And same goes for my mother. So I'm absolutely, and actually we're building Breshna as a sibling duo. मैं और मेरा भाई दोनों इस पे काम कर रहे हैं. तो I think पूरा खानदान बस मेहनत कर रहा है. And it's been really rewardful. Great. आप कोई मैसेज देना चाहेंगी यूथ को, पाकिस्तानी यूथ को जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं? आई थिंक जो आपका सबसे बड़ा जो हेजिटेंस, जो रोड ब्लॉक आ सकता है, दैट इज योर ओन सेल्फ डाउट. तो अगर आप, इफ यू बिलीव दैट यू कैन अचीव योर ड्रीम्स, इफ यू बिलीव दैट यू हैव दैट एम्बिशन, then there is nothing that can stop you. Allah Ta'ala inshallah will put the fuel behind it. आप बस, you need to believe. So overcome that self doubt. हम लोग कहाँ पे पैदा हुए हैं, आपका क्या इनकम बैकग्राउंड है, आप लड़का है लड़की हैं, you know, I mean, what color of your skin, those things don't matter. What matters is the perseverance and the purpose behind you. I think that's all I have to say to the youth. हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, and there is no reason कि हम लोग इंटरनेशनल प्लेइंग फील्ड के अंदर ना सिर्फ compete कर सकते हैं, बट कि हम जीत सकते हैं. And I think we're ready for it. Great. मुझे ये भी बताएं कि अब तो जब हम सिलिकॉन वैली की बात करते हैं तो पाकिस्तान में मुझे लगता है कि बहुत सिलिकॉन वैलीज़ बन चुके हैं. अभी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे सेटअप्स होते हैं, हम देखते हैं कि स्टार्टअप्स के लिए प्रमोट किया जाता है, उन्हें सपोर्ट किया जाता है, लेकिन कुछ नौजवान घबरा जाते हैं शुरू में या सफ़र के मिड में पहुँच के. उनको मैसेज क्या देना चाहेंगी? क्योंकि ज़ाहिर है कामयाबी से पहले, मैंने जिससे पहले भी कहा कि जो सफ़र होता है बड़ा कठिन होता है. ये जो घबरा जाते हैं, रुक जाते हैं, फेलियर्स का सामना नहीं कर पाते, उनको क्या कहना चाहेंगी? पता है, जो वो बात हो रही थी ना कि एक दिन एक टाइम पे लें, आई थिंक जो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ज्यादातर दिन सख्त हो. तो सबसे पहले तो आपने अपने आप को तैयार कर लेना है कि सख्ती आएगी, एंड ज्यादातर दिन सख्त होंगे और फिर कुछ दिन ऐसे अच्छे होंगे जहाँ पे आप टीवी पे आके अपनी सेलिब्रेशन करेंगे. लेकिन आई थिंक जो वो सख्त दिन है, उन दिनों पे फॉर मी देयर आर 4 P's जिनको मैं सोचती हूँ: पर्पस, पैशन, परसिवेरेंस एंड प्रेयर. एंड दोज आर द थिंग्स कि उन सख्त दिनों के ऊपर अगर आप अपने मिशन के ऊपर फोकस करें, यू ब्रिंग ऑल योर पैशन, यू डू इट विद परसिवेरेंस व्हिच इज एवरी सिंगल डे, एंड देन यू बिलीव इन प्रेयर्स. आई थिंक अगर आप अपने आप को उस चीज में एंकर कर लो तो वो सख्त दिन जो है वो फिर इतने लंबे नहीं लगते. ठीक है. अच्छा मरियम, लास्ट में आप मुझे बता दें कि ये ऐप किस बारे में है? Absolutely. So Breshna जो है, that's a platform जहाँ पे आप जाके you can make whatever video game you want. Okay. So whether आपने मैथ का क्विज बनाना है, आपने हिस्ट्री बनानी है, आपने ज्योग्राफी बनानी है, या आपने रेस के ऊपर बात करनी है, या आपने क्लाइमेट एक्शन के ऊपर बात करनी है, the power is in the hands of the creators. Breshna is no code, it's low cost, and it's lightning speed as the name suggests. And हम July 15th को Breshna launch कर रहे हैं. So this is an open call to your viewers to say कि आप breshna.gamingfordev.com पे जाके register करें. It's absolutely free. There's a competition. आप अपनी video games बनाएं. You could win that competition. There's cash prizes, awards included in it. And we are just happy to support the parents, the teachers, the students of Pakistan, and to empower them, because I think mere liye it's very important to give back to the country, and that's what we're trying to do. So July 15th, please do register. आपने बड़ा अच्छा वक्त चुना है for summer vacations के पाकिस्तानी स्पेशली जो गेमिंग से जुड़े हुए हैं, वो इस टाइम को यूटिलाइज करें. वो मोबाइल तो पकड़े लेकिन वो गेम्स बनाएं और उसमें रजिस्टर करें. अपनी मर्जी की गेम. क्या बात. Exactly. जिससे कुछ सीख सकें. जबरदस्त. थैंक यू वेरी मच. आप साथ मौजूद थी, बहुत अच्छा लगा आप करके, आपसे इस बारे में जान के. बढ़ते हैं आगे. हमारा सेगमेंट हाजिर है खुले पेशावर खूबसूरत पख्तूनख्वा.
खूबसूरत खैबर पख्तूनख्वा, वैसे तो पूरा पाकिस्तान खूबसूरत है, लेकिन चूंकि शुएब सैर करके आए हैं पख्तूनख्वा की, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम रोज़ाना की बुनियादों पे आपको घर बैठे सैर कराएं। आज हम आपको सैर करवाएंगे गबीन जब्बा की, जिसका हुस्न है लाजवाब। सैर व तफरीह के शौकीन अफराद के लिए स्वाद का ये मकाम दीवाना बना देगा उन्हें। गबीन पश्तो ज़ुबान का एक लफ्ज़ है जिसके मानी होता है मीठा या फिर शहद के, जबकि जब्बा का मतलब होता है चश्मा या फिर ठहरा हुआ पानी। गबीन जब्बा पहुंचते ही मीठे चश्मे आपको खुशामदीद कहते हैं, और अगर बात घर से दूर, घर जैसे माहौल की हो, तो यहाँ पर सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा ही फ्रेंडली माहौल आपको मिलेगा, और इसके साथ ही साथ मज़े मज़े की आपको, मुझे लगता है पकवान भी मज़े मज़े के वो तो है, लेकिन इको फ्रेंडली जब हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, जो हम देखना भी चाहते हैं, तो महकमा सयाहत केपी इनकी तरफ से इस हवाले से जो कोशिशें की जा रही हैं केपी में, सवात में, मालाकंड में, हज़ारा डिवीज़न में, तो आपको हम दिखाते हैं कि पहुंचना कितना आसान है, पहुंचना कैसे है, और वहां पर जब आप रुकेंगे तो आपको नज़ारा कितना शानदार मिलेगा। घर से दूर, घर जैसा माहौल, इस एक लाइन के नाम पर कुदरती सियाहती मकामात को तबाह किया जाता रहा, और देखते ही देखते कंक्रीट के जंगल हमें दिखाई देते रहे। लेकिन आज जिस जगह में मौजूद हूँ, ये घर से दूर भी है, घर जैसा माहौल भी है, और आसपास का माहौल वो जो मैं देखना चाहता था। मैं मौजूद हूँ गबीन जब्बा के इस मकाम पर, जहाँ महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा ने जदीद माहौल दोस्त सयाहत की बुनियाद रखी है। इको फ्रेंडली गबीन जब्बा, टूरिज्म को प्रमोट तो किया जा रहा है ऐसे पॉइंट से, लेकिन जो आसपास का इलाका है, जो आबादी है, इस पॉइंट की वजह से उनकी जिंदगी में कितनी तब्दीली आई है, आज आपको दिखाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 10 मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह पॉड्स इंस्टॉल किए गए। एक पॉइंट पर, यानी जिस समय गबीन जब्बा पर मौजूद हूँ, 10 पॉड्स हैं, 3 पॉड्स 4 बेड्स, और बाकी जो 7 पॉड्स हैं वहाँ पर 2 बेड्स हैं, वहाँ पर 2 पर्सन की गुंजाइश है। एक पॉड का विजिट आपको कराते हैं, ये फॉर 2 पर्सन है। बाहर अगर आपने बैठना है, सीनरी एंजॉय करनी है, तो 2 चेयर्स एंड अ टेबल, आप आराम से बैठें, चाय शाय पिए, एंजॉय करें, गपशप करें। लेकर चलते हैं आपको अंदर, लेकिन जाने से पहले जो डोर है, डबल ग्लास डोर है, यानी इसकी वजह से बाहर और अंदर के टेम्परेचर में फ़र्क पड़ता है। लेकर चलते हैं आपको जनाब अंदर। आ गए हैं इस स्पॉट के अंदर, और यहाँ पर 2 सेपरेट बेड्स, यहाँ पर फ़ैन भी है, यहाँ पर चार्जिंग के लिए इंतज़ाम भी है, लाइट भी है, फायर एक्सटिंग्विशर भी है, 2 अदर लाइट्स एज वेल। यहाँ से आप बाहर का नज़ारा अगर करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसकी अच्छा, एक तो इस तरह खुलता है ऊपर से, ताकि अगर बाहर बारिश हो रही है तो बारिश अंदर ना आए। इसके अलावा ये आप ऐसे भी खोल सकते हैं, जस्ट टू एंजॉय मोर, बाहर का एटमॉस्फेयर अगर आप देखना चाह रहे हैं तो। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे स्मोकिंग करेंगे तो अलार्म बोलेगा, और फिर आपसे कहा जाएगा कि भाईजान थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ से चले जाएं। अगर आप 3 लोग हैं यहाँ रहना चाहते हैं, तो एक और मैट्रेस भी यहाँ पर रखा होता है, जिस ड्रैग इट, या आप निकालेंगे इसको, और इसके बाद आप 3 लोग यहाँ पर रह सकते हैं। जो फॉर 4 पर्सन है, उसमें एक रूम में जो बेड्स हैं, ये ऐसे आप उठा के क्लिप कर सकते हैं, वो लिविंग रूम बन जाता है, और दूसरा जो है वो रूम है। ये तो मैंने आपको अंदर का माहौल दिखाया है, जो कि बड़ा ही कंफर्टेबल है, बिल्कुल घर जैसा माहौल आपको लगता है। बाहर दोबारा लेकर चलूँगा आपको मैं। अगर आपने ये 2 पर्सन का बुक कराना है तो 3000 रुपये में बुक होगा, फॉर 4 पर्सन ये 5000 रुपये में बुक होगा। और प्रेफरेबली अगर आप 1 महीना पहले बुक करा लें तो बेहतर है, क्योंकि रश ज़्यादा होता है, स्पेशली पीक सीज़न में। लेकर चलते हैं आपको आगे, और इसकी जो इंस्टॉलेशन है उसकी बात करेंगे। बैक साइड पर आपको लेकर चलते हैं। पॉट्स की बैक साइड पर आ चुके हैं हम, और यहाँ पर परिंदों को भी वेलकम किया जाता है। ये है जनाब इंसुलेशन। बर्फ़बारी हो चुकी, यहाँ पर कई महीने बर्फ़बारी होती है या बारिश होती है, तो ये वाटरप्रूफ है। यहाँ पर बर्फ़बारी हो तो इससे कोई नुकसान नहीं होता, और इसकी वजह से अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं होता। वॉशरूम की बैक साइड, यहाँ पर इंस्टेंट गीज़र है, गैस सिलेंडर है, 24 आवर्स गर्म पानी आता है। जब भी हम घर से दूर जाते हैं, स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ में, कराची वाले हों, मैदानी इलाके वाले हों, वो बड़ा कपकपाते हैं सर्दी से, गर्म पानी चाहिए होता है। तो यहाँ पर इसका भी इंतज़ाम है, नहीं जैसे जदीद रेस्टोरेंट्स में होता है,
होटल्स में होता है, गेस्ट रूम्स में होता है, बिल्कुल वैसी सहूलियात यहाँ पर फराहम की गई हैं। हर पॉट पर जाने के लिए पथरीला रास्ता है, दोनों तरफ उसके हमें पौधे नज़र आ रहे हैं, मिंट भी है, जड़ी बूटियाँ भी हैं, कुदरती चश्मे का जो पानी है चैनलाइज भी किया गया। यहाँ पर एक पौधा जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने लगाया था लास्ट ईयर नवंबर में, इस पौधे की भी बड़ी हिफाजत की जा रही है, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह यहाँ पर पूरे माहौल की हिफाजत की जा रही है। अब ज़रा बढ़ते हैं आगे। जो पॉड्स में लोग रिहाइश पजीर हैं, जो बुकिंग करा के आए हैं दूर दराज इलाकों से, उनसे बात करते हैं। इस पथरीले रास्ते पर चलते चलते ऊपर आ गए हम, ये लास्ट पॉड है और यहाँ पर हो रहा है नाश्ता, उनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? यासिर भाई। यासिर भाई कहाँ से हैं आप? बेसिकली सियालकोट से आप आए हैं गबीन जब्बा, ये किसने रिकमेंड किया, किसकी जिद थी, कैसे आपने डिसाइड किया कि यहाँ जाना है? मैं बेसिकली काफ़ी एरियाज़ में पाकिस्तान के फिरा हुआ हूँ। मैं पहले भी आया हुआ हूँ सवात काफ़ी बार, सवात अच्छा। का कलाम वगैरह, तो ये एक स्पॉट रह गया हुआ था। ओके। तो इसका मैंने सुना था कि अब रोड वगैरह बेहतर हो गई है, तो इसलिए प्लान किया था कि इधर चक्कर वगैरह लगाएं कर ओके। बच्चों के साथ इस बार निकले हैं। सही सही। तो इस बार ज़रा देखें नेचुरल ब्यूटी। क्या बात है। पॉड्स में फर्स्ट एक्सपीरियंस है स्टे का? नहीं, मैं पहले भी 1-2 बार रह चुका हूँ। मैं ठिंडियानी भी रहा हूँ। पसंद आपको आया कि आपने कहा कि हर जगह पे जाके पॉड में रहना है? बेसिकली लोकेशंस अच्छी होती है ना, लोकेशंस ये जिन एरियाज में बनाए होते हैं ना, वो कम से कम लोकेशंस बड़ा अच्छी होती हैं। बिल्कुल सही है। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको ज़रा इन पॉड्स से बाहर, जो बाहर लोग रहते हैं, इन पॉड्स की वजह से उनकी ज़िंदगी में कितनी तब्दीली आई है, इस ज़मीन की जो कीमत थी उसमें कितना फ़र्क आया है। चूँकि मैंने सुना है कि 3-4 लाख कनाल अब हो चुका है 50 लाख। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 50 से भी 1 साल बाद 1 करोड़ पे चला जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज पॉड्स। मैंगोरा से 2 घंटे ट्रैवल करने के बाद इस पॉइंट पर आप जब पहुंच जाएंगे, अब ये सारा इलाका गबीन जब्बा है, किसी भी जगह पर आप जा सकते हैं, लेकिन जो पॉड्स हैं उनका रास्ता इस जानिब है। अब यहाँ पर भी काम हो रहा है, पहले ये ऑफ रोड था, 4x4 का रास्ता था, लेकिन अब यहाँ पर भी काम हो रहा है, यहाँ पर भी रोड डाली जा रही है ताकि ऊपर पहुँचना और आसान हो जाए। यूँ तो महकमा सयाहत उनका ये कहना भी है, मानना भी है कि वैली तक तो रोड आए, लेकिन बिल्कुल उस पॉइंट तक रोड नहीं जानी चाहिए ताकि वो जो नेचुरल ब्यूटी है वो बरकरार रहे। वरना ज़रा सोचिए अगर पॉट तक रोड जा रही हो, आसपास होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, कैफ़ेज़ हो, तो नेचुरल जो ब्यूटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए बहुत अंदर तो रोड नहीं है, लेकिन यहाँ से आगे सिर्फ और सिर्फ आप 10 मिनट का भी रास्ता नहीं रहता, तकरीबन 6-7 मिनट लगते हैं और आप पहुँच जाते हैं उन पॉट्स तक। पॉट से अब हम नीचे आ चुके हैं। रास्ते में मैंने आपको ये भी दिखाया जहाँ से रास्ता पॉट्स को जा रहा है, क्योंकि ये सारा इलाका गबीन जब्बा है, सारा इलाका खूबसूरत है। अब चूँकि यहाँ से रोड गुजर रही है, फ़िश फार्म्स हैं यहाँ पर, जो लोग यहाँ के मकामी हैं उनकी ज़िंदगी में कितनी तब्दीली आई है उसकी बात करते हैं। और वो शख्स जिसने सबसे पहले यहाँ पर फार्म बनाया 2014 में, जिस वक्त यहाँ पर रोड नहीं थी, जिस वक्त यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं थी, उस वक्त फार्म बनाया आलमगीर साहब इस वक्त साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम सर। और साहब कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ। जब यहाँ पे कुछ नहीं था 2014 में, होटल्स भी उस तरह के नहीं थे, रोड नहीं थी, आपको क्या ख्याल है कि मैं फ़िश फार्म बनाऊँ यहाँ पे? ये हमारा दिल में आया था कि चलो मैं फ़िश फार्म बनाऊँगा, इंशाल्लाह ये इलाका आगे तरक्की करेंगे। जिस रफ्तार से कीमतें ऊपर जा रही हैं सर, आपको क्या लगता है 1 साल बाद यहाँ 1 कनाल की कीमत कितनी होगी? यानी मैंने आपको कहा था कि जब 1 करोड़ का होगा तो मैं खुद ही खरीद लूँगा। ठीक है। लेकिन करोड़ से ऊपर आप सोच लो कि करोड़ के ऊपर से 1 कनाल ही होगा। जब अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई का दौर आया था तो पीटीआई ने इसको इतना आगे किया, हम शुक्रगुजार इमरान खान का यानी पीटीआई हुकूमत का, कि उसने इतना आगे किया कि पहला हमने जो 1 कनाल ज़मीन बेचता था तो हमने बेंस नहीं खरीद सकता था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जब हम 1 कनाल ज़मीन बेचता हो तो उसमें हम घर बनाते हो, अपने लिए गाड़ी खरीद सकते हो और हमारे पास पैसा भी होता है। अभी पॉड्स का जहाँ से ऑफ रोड रास्ता उसके बिल्कुल करीब आपका ये होटल है। मैं देख रहा हूँ कार पार्किंग की सहूलत भी आपने दी हुई है, तो क्या लोग यहाँ पे आके गाड़ी पार्क करते हैं, क्या करते हैं? इधर उसके जो है ना सादा गाड़ी होता है ना, अच्छा 4x4 नहीं, वो नहीं जा सकती। ठीक है। क्योंकि रोड का चाय उतराई भी है ना,
तो वो इधर अपनी गाड़ी पार्क करती है और यहाँ से पुरविल में जाते हैं। तो आपके पास भी 4x4 व्हील्स? बिल्कुल, हमारे साथ है ना। तो अगर गबीन जबा जहाँ पॉड्स है वहाँ जाना हो तो कितने पैसे लेते हैं? 1000 रुपए लेते हैं। और अगर गबीन जबा टॉप पर जाना हो तो 2000 लेते हैं। अच्छा, गबीन जबा टॉप का रास्ता है तकरीबन आधे घंटे का है? ज्यादा है, आधे घंटे से ज्यादा है, वो खतरनाक रास्ता है। बिल्कुल खतरनाक। अच्छा, अब कार पार्किंग की सहूलत यहाँ पे आपने दी जा रहा है, इससे भी आपको फायदा हो रहा है, गाड़ियाँ भी आपने रख ली, ड्राइवर को भी फायदा हो रहा है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं खाना खा रहे हैं, ये भी फायदा हो रहा है। ओवरऑल जितने यहाँ के रिहायशी हैं, यहाँ के मकामी हैं, उनकी जिंदगी में इसका मतलब तब्दीली आई है। बिल्कुल तब्दीली आई है और लोग जो है ना अपने लिए छोटा छोटा कारोबार अपने तरफ से करते हैं और पैदा हासिल करते हैं बच्चों के लिए। अब वो ट्राउट के फिश फार्म्स भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, रोड यहाँ से गुजर रही है। बिल्कुल, आज ये ना ये तो रोड की वजह से हुआ है ना, रोड की वजह से रोड यहाँ पर तक आई है। जब कैंपिंग पार्ट्स का जो यहाँ मंजूरी हुआ तो उसके साथ ये रोड आया, रोड के साथ कारोबार आया। कारोबार तो सर लोग जो है ना वो अपना कारोबार करते हैं, जिंदगी खुशहाल हो रही है। टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पर, यहाँ रुकते हैं, किसी और होटल में रुकते हैं, पूरे इलाके का अब कारोबार जो है वो इस टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़ चुका है, वो टूरिस्ट को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा हमें खुद यहाँ पर आकर। और ये सिर्फ एक साइट है जहाँ पे हमने आपको पॉट्स दिखाए हैं, कैलाश में भी हैं, वशीग्राम में भी हैं, ठंडियानी में भी हैं, 10 ऐसे स्पॉट्स हैं। एक स्पॉट का मतलब है क्या कि पूरे इलाके को अपलिफ्ट किया गया है। एक स्पॉट का मतलब है क्या, वहाँ रहने वाले खुश भी हैं, वहाँ रहने वाले टूरिज़्म से जुड़ गए हैं, वहाँ रहने वाले अब कारोबार कर रहे हैं। अब किसी को बाहर कमाने जाना नहीं पड़ता, शहर छोड़ना नहीं पड़ता, प्यारों से दूर जाना नहीं पड़ता, यहीं पर रहते हुए इतना ज़बरदस्त रोज़गार मुहैया किसने कर दिया? गवर्नमेंट ने किया। तो जनाब, हम रोज़ाना की बुनियाद पे खूबसूरत खैबर पख्तूनख्वा की आपको सैर कराएंगे। अभी ज़रा आगे बढ़ते हैं। विफाकी बजट बराए साल 2021-22 में अदविया साजी के खाम माल पर ड्यूटी में कमी का ऐलान किया गया है। फार्मा सनत इस फैसले से खुश तो है, मगर उनके मुताबिक ये ड्यूटी पूरे खाम माल पर ख़त्म होनी चाहिए थी। लाहौर से मोहम्मद लुकमान की आपको पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की अहमियत के पेश नज़र 300 से ज़ायद एक्टिव फार्मास्यूटिकल अज्जा को कस्टम ड्यूटी से अदायगी से छूट दे दी गई है। वफाकी वज़ीर खजाना का ऐलान अदविया साजी की सनत के लिए ताज़ा हवा के झोंके से कम नहीं। अदविया साजी की सनत ने कस्टम ड्यूटी के खात्मे का खैर मकदम तो किया है, मगर साथ ही मजीद ड्यूटीज कम करने का मुतालबा भी कर दिया। फार्मा फैक्ट्री मालकान का कहना है कि खाम माल पर ड्यूटीज में कमी से तमाम अद्वियात सस्ती नहीं होंगी। मालकान के मुताबिक चंद अद्वियात की कीमत कम होगी और ये रिलीफ 10 से 15% तक होगा। 350 केमिकल्स या मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिन पे रियायत दी गई है। उन 350 पे जो रियायत होगी, अभी उसका एसआरओ में हाले आना है, तो उसके बाद उसकी कीमत 10 से 15% उन दवाइयों की कीमत कम होगी। पाकिस्तान में अदविया साजी का 90% से ज्यादा खाम माल बरामद होता है, जिनमें से ज्यादातर चीन और दुबई से आता है। फार्मा इंडस्ट्री से मुंसलिक अफराद कहते हैं कि जो भी रायत दी गई है ये सिर्फ 1/3 मालिकुल के लिए दी गई है। हुकूमत को ये रायत तमाम मालिकुल के लिए देनी चाहिए। कैमरामैन नदीम सादी के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। दवाएं सस्ती हो जाएं, दवाएं जो कि हम देखते हैं कि आए रोज़ महंगी होती हैं, और स्पेशली जान बचाने वाली अद्वियात की जब हम बात करते हैं तो ज़ाहिर उसमें तो हुकूमत भी कहते हैं कि उनकी कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। जो फैसला हुआ है कस्टम ड्यूटी ख़त्म करना, लेकिन उसमें डिमांड ये की जा रही है कि बाकी ड्यूटीज़ भी कम की जाएँ। इस पर बात करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है साबिक चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन डॉक्टर रियाज अहमद साहब ने। लेकिन इन पर जाने से पहले मैं नाज़रीन को एक बार फिर बता दूं कि हम बात कर रहे हैं मेडिसिन की, और जब बात मेडिसिन की होती है तो हम अक्सर ये देखते हैं लोग खाना पीना तो ज़ाहिर है उसमें बचत कर लेते हैं, लेकिन जब दवा के इस्तेमाल की बात होती है तो उसमें आप लोग ना नागा कर सकते हैं, ना बचत कर सकते ज़ाहिर है किस तरह से, क्योंकि शुएब देखें जान बचाने वाली दवाएं जब महंगी हो जाएंगी ना तो फिर इंसान परेशान होगा। और चूँकि हमारी जो गवर्नमेंट है, जो पीटीआई गवर्नमेंट है, उसका हमेशा से यही तरजीहात रही है कि आवाम की आसानी के लिए चीज़ें जो हैं वो हम पैदा करेंगे। और अब जिस तरह से खाम माल पर ड्यूटी में कमी हुई है और जो ये मुतालबा किया जा रहा है कि ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म होना चाहिए, यहाँ पर आम आदमी का सवाल ये है कि क्या अब दवाइयाँ जो हैं वो सस्ती हो जाएंगी? क्योंकि हमने पिछला पूरा साल ही देखा कि दवाइयों की कीमतों में
5 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, बल्कि मेरे ख्याल से कि 80 से 90 गुना फ़ीसद जो है वो इजाफा हुआ था। और यही वजह है कि कुछ लोग जो है मजबूरन फिर उसके नेमुल बदल पे चले गए थे। और जान बचाने वाली दवाइयाँ वो होती हैं जो कि डॉक्टर आपको जो लिख के दे, लेनी वही चाहिए। जब हम बात करते हैं कि ड्यूटी में कमी है, जब हम बात करते हैं कि जनाब महंगाई में थोड़ी सी कमी की तरफ तवज्जो दी गई है, तो यकीनन इस चीज़ का चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि हमने अक्सर ऐसा देखा कि हॉस्पिटल्स में होता क्या है कि दवाइयों के पीछे से कीमतें तो कुछ और होती हैं, लेकिन उस पर स्टैंप लगा दी जाती है अस्पताल की तरफ से अपनी, और वो अगर आपका 800 बिल बनना है तो वो आपका बिल चला जाता है 1200 या 1300 पर। और जाहिर सी बात है कि इस तरह के मामलात पर अगर कोई पूछगछ नहीं करेगा, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखेगा, तो आवाम तक वो मुनाफा और वो फ़ायदा नहीं पहुँच पाएगा, जिसकी बात हमेशा से खान साहब या हमारी मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ करती आ रही है। तो जनाब ये जो बात है इस पर रियाज अहमद से बात करना बेहद ज़रूरी है। और कुछ टेक्निकल इशू बताया जा रहा है पीछे से कि जिसकी वजह से हमारा राबता उनसे बहाल नहीं हुआ है। जैसे ही हमारा राबता बहाल होगा हम यकीनन इस मामले पर उनसे बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ज़रा अवामी मसले की एक बात करते हैं जो कि मुझे थोड़ा सा हल होता हुआ लग रहा है। ना बिजली चोरी होगी, ना कुंडा लगेगा, लेकिन फिर भी मेहनत मजदूरी करने वाले ठेले वालों को कारोबार चलाने के लिए बिला तातुल बिजली मिलेगी। जब हम बिला तातुल बिजली की बात करते हैं तो लोग हैरान हो जाते हैं, स्पेशली कराची वाले, क्योंकि के इलेक्ट्रिक ने बेहतरीन कदम उठाया है। पायलट प्रोजेक्ट कराची के लिए पेश कदम के नाम से शुरू हुआ है, जिसमें एक ठेले को सोलर पैनल पर मुंतकिल करके बिजली का मसला हल किया गया है। लेकिन इस आइडिया पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए के इलेक्ट्रिक को आवाम की सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि अगर कुंडे के बजाय सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाएगा तो ना सिर्फ पथारे वालों की मुश्किल ख़त्म हो जाएगी, बल्कि कुंडे के बायस होने वाले जो नुकसानात होते हैं, जो बिजली चोरी होती है, फिर जिस चोरी की वजह से ज़्यादा बिल आते हैं, उसको भी ख़त्म किया जा सकेगा, उससे भी बचा जा सकेगा। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया महबूब वीरानी साहब ने, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं आप, एंड वी हैव विद अस आफ्ताब शाह साहब मालिक हैं उस ठेले के, और अब इनकी ज़िंदगी में कितना फ़र्क है इस पर बात करेंगे। महबूब साहब, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, ये जो प्रोजेक्ट है ये भी सिर्फ एक ठेले पर अभी लगाया गया, उस पर इम्प्लीमेंट हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले समा टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने हमें ये है कि दावत दी इस प्रोग्राम पे, ताकि हम आवाम को ऑफ ग्रिड सोल्यूशन के बारे में बता सकें, आपके नाज़रीन को आगाह कर सकें। ये असल में एक पायलट प्रोजेक्ट था, ये के इलेक्ट्रिक ने ड्यूरिंग रमज़ान एक प्रोजेक्ट किया था, जिसमें ये हमारा इनिशियल बेसिकली प्रोजेक्ट था, जिसमें कुछ प्रोजेक्ट्स के इलेक्ट्रिक के लोगों ने आइडियाज़ दिए थे। ठीक है। और उन्हीं आइडियाज़ में से कुछ फाइनल आइडियाज़ सेलेक्ट हुए जो कराची के लोगों की भलाई के लिए थे। उसमें एक आइडिया था बेसिकली पेश कदम में, ये कि सोलर ठेला, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह एनर्जाइज है और लियारी के एरिया बिहार कॉलोनी में मौजूद है, ये अब इस वक्त एनर्जाइज है। ठीक, तो ये मुझे बताएं कि के इलेक्ट्रिक को इससे क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले जब ये प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ तो इसके पीछे बहुत सारे आइडियाज़ थे। कुछ आइडियाज़ मैं यह बता दूं, सबसे पहले सेफ्टी हैज़र्ड है। देखें, ये जो पतारे वाले होते हैं या ठेले वाले होते हैं, ये अपनी लोकेशन चेंज करते रहते हैं, कभी किस दुकान से कभी किस दुकान से, और ये कुंडा भी इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि इनकी ये है कि ठीक नीड है। तो इससे बेसिकली एक तो सेफ्टी हैज़र्ड है हमारे पास, और ये है कि यही बेसिकली तारें हैं जब हमारे पास ये है कि रेनफॉल होती है तो इससे एक्सीडेंट्स होते हैं हमारे पास। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर रही है। जो आपके वोल्टेज की इश्यूज़ आ रहे हैं, जो फॉल्ट्स आ रहे हैं, ये इसी की वजह से आते हैं। सारे इश्यूज़ इन्हीं की वजह से होते हैं। बेहतर रखने के लिए आपने ये स्टेप लिया है। बिल्कुल, चूँकि फ़ायदा एक ठेले वाले का और है, तो मैं सॉरी आपकी बात में कहूँगा मुकम्मल कीजिएगा, लेकिन चूँकि ये जाना बड़ा ज़रूरी है, मुझे आफ्ताब से बताइएगा, अब जब आपके पास वो सोलर पैनल लग गया, उससे आप बिजली इस्तेमाल करें, उससे पहले क्या कर रहे थे? उससे पहले ठीक है, कभी एक कोने पे ले जाता था, कभी दूसरी दुकान वाले की मिन्नत करनी पड़ती थी, भाई मुझे लाइट दे दो। एक दुकान वाला कहता था उधर जाओ, दूसरा कहता था उधर जाओ, तो खड़े होने में भी बड़ी परेशानी होती थी, लाइट भी नहीं मिलती थी। अभी जब से के इलेक्ट्रिक ने मुझे सोलर लगा के दिए, इससे मुझे बहुत फ़ायदे हो गए। अच्छा। अभी एक जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ, अभी दुकानदार भी मेरे से पंचायत नहीं करते, नहीं तो पहले एक दुकानदार चल भाई आगे ले जाए इसको। और दुकानदार पैसे भी लेते थे कि अगर आपको एक लाइट का वो दे दिया है तो उसके फिर पैसे भी लेते होंगे, क्योंकि बिजली उसमें से इस्तेमाल होती है। कितने पैसे लेते थे? वो भाई ऐसा था ना, जितना इस्तेमाल करता था ना, तो तकरीबन 1100, 1200, 900, 1000, 1500 तक वो लोग, जैसे हाँ महीने का वो लोग लेते थे। फिर जगह का खड़ा होने का, जैसे दुकान के आगे खड़ा किया, वो भी किराया लेते थे वो लोग।
अच्छा, हाँ तो बिल्कुल, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पे फिर ठेले वालों से किराया लिया जाता है, वसूल किया जाता है, ना कोई फिर आमदनी हो पाती थी आपकी, ना कोई बचत हो पाती बहुत परेशानी होती थी। फिर वो तारे भी नंगी होती थी, कभी इधर कुंडा में डाल देता था, कभी दूसरी जगह पे ले जाके कुंडा नुकसानदेह था। फिर अपने लिए भी कस्टमर आते थे, वो भी परेशान होते थे। ठीक है, अब मुझे अल्लाह का शुक्र ये है कि के इलेक्ट्रिक ने, महबूब साहब लोगों ने मुझे ये लगा के दिया, मेरी टेंशन है। पैसा लगा? हाँ, ये खुद आप तक पहुँचे या क्या हुआ? खुद ये मेरे तक पहुँचे। पुराना ठिया है मेरा बहुत ना, तो शरबत पीने आते थे, माशाल्लाह शरबत भी अच्छा है गुड़ का मेरा ना। अच्छा, तो ये लोग शौक से पीते थे शरबत भी। हम भी अगर पीने हैं तो कहाँ है? आप भी आ जाए, वो बिहार कॉलोनी टेंडरी रोड। तो आपसे कुछ पैसे भी लिए कि इलेक्ट्रिक ने? नहीं, कोई पैसा, 1 रुपया नहीं लिया। कोई पैसा सर, ये 1 रुपया आपने नहीं लिया, लेकिन खर्चा कितना आया कि इलेक्ट्रिक का? अप्रोक्सीमेटली 28,000 रुपीज़ की कॉस्ट आई है इस प्रोजेक्ट पे, जिसपे जो मेजर कॉस्ट है वो पैनल की है, क्योंकि 175 के ये है कि 2 हमने पैनल इंस्टॉल किए जो कि 350 वाट है, और एक ये कि बैटरी लगाई है 100 एम्पियर की, ताकि एम्पियर आर की बैटरी लगाई है। बैटरी बड़ी इस वजह से लगाई ताकि ये ईजीली 6 घंटे आराम से बैकअप पे चला सके, क्योंकि सुबह के टाइम सोलर की रोशनी से बैटरी भी चार्ज होती है, उनका लोड भी चलता है, और शाम 6 बजे से रात बजे तक इस्तेमाल हो जाती है। बिल्कुल बैटरी इस्तेमाल हो जाती है। जो ठेले वाले चाहेंगे कि के इलेक्ट्रिक उनकी तरफ भी नजरें करम करे, वहां पर कितने पैसे वसूल होंगे? बिल्कुल, असल में ये है कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो 28,000 रुपीज़ की इसकी कॉस्ट आई है। तो अगर ये है कि इनके ठेले पे हमने एनर्जी मीटर भी इंस्टॉल किया है जो अप्रॉक्सीमेटली 70 यूनिट्स दे रहा है, जो कि अगर पर मंथ कॉस्ट देखी जाए तो 1500 रुपीज़ कॉस्ट है। तो आसानी से आप 2.5 ईयर्स के अंदर इजीली ये कॉस्ट रिकवर कर सकते हैं जो 28,000 की। इसके अलावा पैनल की जो ये कि वारंटी है वो 10 ईयर्स की है। नहीं, मैं इससे ये समझूं कि आप चाह रहे हैं कि एक ठेले वाला आपको ये पैसे दे और आप उसे इंस्टॉल कर देंगे, और वो फिर रिकवर उस तरह से करेगा कि ज़रा उसे पे नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल पे नहीं करना पड़ेगा, यानी आम इंसान भी अगर इंस्टॉल कर रहा है, यानी आम आवाम इंस्टॉल कर रही है तो बहुत ईजी है। यानी 2.5 ईयर्स में इसका बेसिकली मनी बैक भी हो जाएगी, और इसकी वारंटी 10 ईयर्स की है, तो 7.5 ईयर्स जो हो गए वो रिमेनिंग, उससे वो रेवेन्यू है। बिल्कुल रेवेन्यू। कोई कैसे कॉन्टेक्ट कर सकता है अगर लगवाना चाहे? कि जो देख रहे हैं ना, स्पेशली पथारे या ठेले वाले, उनके लिए सबसे मुश्किल होता है कि अगर किसी दुकान से उन्होंने बिजली ली है तो उसका उन्होंने बिल भी देना, और वो बिल बहुत ज्यादा आ जाता है। बिल तो मुझे प्लीज ये बताएं कि कोई ठेले वाला या पथारे वाला आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, क्या तरीका है कार है? बिल्कुल, ये कि के इलेक्ट्रिक इनिशियल तो ये है कि हमें अवेयरनेस देनी है लोगों को, ताकि लोग अवेयर हो। जब अवेयर होंगे तो हमारे पास डिमांड आएगी, के इलेक्ट्रिक बिल्कुल इकदाम लेगी उसके बाद। तो इनिशियल स्टेज तो हमारा यही है कि अवेयरनेस हम दे रहे हैं ताकि लोग आए हमारी तरफ, और इसके बाद के बिल्कुल इस पर इकदाम लेगी। इनिशियल ये है कि इनिशियल तो प्लान कोई भी नहीं है, लेकिन ये एक स्मॉल प्रोजेक्ट के तहत हमने लगाया था और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ है। ट्राई किया था बिल्कुल। कामयाब हो गए, तुक्का लगा लो, कामयाब हो। इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर कोई आपसे कांटेक्ट ना भी करे, लेकिन उसे एक आइडिया मिल जाए, बिल्कुल खुद भी कर सकता है। बिल्कुल खुद भी कर सकता है। वो सोलर पैनल्स लाएगा, बैटरी लाएगा, इंस्टॉल करेगा। असल में एक ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि इनके पास है जूसर और ग्राइंडर जिनका लोड होता है ज्यादा, तो जूस से जो है कि दूसरे ठेले वाले होंगे उनके पास सिर्फ खाली ये है कि लाइटनिंग और फैन लोड होता है, तो वो कम होता है। तो उसकी सब्जी हो गई, ठीक है, लाइट है, सिंपल सिर्फ लाइट्स और फैन का है, तो 15,000 से ऊपर की कॉस्ट नहीं आएगी। एक पैनल लगेगा और एक बैटरी की इस्तेमाल होगा तो इतनी कॉस्ट नहीं आएगी, क्योंकि इनके था इन्वर्टर, क्योंकि हमने इन्वर्टर लगाया क्योंकि DC to AC कन्वर्ट करना था। लाइट्स और फैन भी हमने इनको लगा के दिए DC वाली, ताकि इस पे ये कि पावर लॉस ना हो। तो सारी कैलकुलेशन भी हम इस हिसाब से कर रहे हैं, और बिल्कुल इजी टू इंस्टॉल है। ये कैलकुलेशन भी की है कि कराची में कितने पथारे वाले हैं, कितने ठेले वाले हैं जो कि इस तरह कुंडा डाल के या इस तरह बिजली लेते थे किसी और दुकान से, जिसकी वजह से मसाइल हो रहे थे सिस्टम को। बिल्कुल, असल में ये पथारे वाले मूव करते रहते हैं और मूव करते रहते हैं, तो हमें इसका अंदाज़ा नहीं हो सकता। एक सर्वे रिक्वायर्ड होगा, और उस सर्वे के बाद हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे भी के इलेक्ट्रिक कितने यूनिट लॉस होते हैं वहाँ पे। अच्छा, सही है। तो असल पता चलेगा कि के इलेक्ट्रिक के भी कितने यूनिट लॉस होते हैं, और उसको भी हम रिकवर कर सकते हैं। और अगर ये पायलट प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तो फिर अगला प्लान क्या, अगला स्टेप क्या हम देखते हैं के इलेक्ट्रिक का? के इलेक्ट्रिक बिल्कुल मैंने यही बताया कि सर्वे जो इन प्रोसेस है, और जो लोगों की डिमांड होगी, डिमांड हो गया ना, जैसे कि वो बड़े मुतमईन नजर आ रहे हैं कि पहले उनके साथ क्या होता था, ये तो और ये तो बहुत खुश है क्योंकि 6 बजे इनकी दुकान बंद, ये कि ठेला बंद हो जाता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह रात के 12 बजे तक ये चला रहे हैं। अच्छा, और वैसे मैं एक और चीज मेंशन करूंगी कि कुछ ठेले वाले ऐसे होते थे कि अच्छा लाइट ना होने का फायदा उठाकर खराब चीज दे देते थे आपको। अब ऐसा भी नहीं होगा, जरा आवाम की सहूलत भी आपने देखी है। बिल्कुल, अब इनका बहुत फायदा हुआ है। कुछ दुकानदार होते थे जिनसे आप लाइट ले लेते हैं या तार ले लेते हैं, कुंडा लगा लेते हैं, तो यकीनन वो दुकानदार तो अब नुकसान में जाएंगे ना। बिल्कुल, वो दुकानदार तो नुकसान में जाएंगे, क्योंकि वो कुछ दुकानदार ओवरचार्ज भी कर रहे थे जिस तरह ये बता रहे हैं, तो इनके लिए भी आसानी हो गई।
और सारी चीज़ें मैं कवर हो समझता हूँ कि नुकसान किसी का भी नहीं है। नुकसान तो बिल्कुल नहीं है। सिस्टम का फायदा होता है तो वो हर शख्स का फायदा। असल में सेफ एनर्जी जब आप देंगे, सेफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसी है। ये आइडिया कैसे आया? आइडिया यही था, सबसे पहले तो मुझे सेफ्टी हैज़र्ड का सबसे बड़ा इशू था कि इलेक्ट्रिक जब सरबुलंदी के हमारे प्रोजेक्ट से इतने सारी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इन इन्वेस्टमेंट ये इन्हीं की वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट में इश्यूज़ आ रही थी, जैसे कि ये भी मैंने बताया वोल्टेज फ्लक्चुएशन, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इवेंचुअली आउटेजेस आ रहे हैं, कंज्यूमर का नुकसान हो रहा है। ये तो लगा रहे थे लेकिन इसकी वजह से कंज्यूमर अफेक्ट हो रहा था। ठीक है। और इसके अलावा जो हमने इसकी प्लानिंग ये थी और सोलर पैनल लगाने का मकसद यही था कि बहुत सारी ये है कि ठीक है रिन्यूएबल एनर्जीज़ हैं, लेकिन ये लगाने का मकसद ये था इजी टू इंस्टॉल है, ये आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। ज़बरदस्त है। सबसे आसान ये था। एग्जांपल बेसिकली सेट कर दिया है। एनवायरनमेंट अपने फ्रेंडली है, बिल्कुल ठीक है, इसके कोई नुकसान नहीं है, वन टाइम कॉस्ट है। और इसके अलावा मैं ये बताऊं कि इस पे मेंटेनेंस कॉस्ट कोई नहीं आती। क्या बात, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच सर, आप साथ मौजूद थे महबूब साहब, आप सब थैंक यू वेरी मच। आगे और इस टॉपिक पे जाने से पहले हम बात क्या कर रहे थे दवाइयों की कीमतों से मुताल्लिक कि जब कस्टम ड्यूटी में छूट मिले और उसमें हम देखेंगे ख़ाम माल जो इंपोर्ट किया जाता है उसकी ड्यूटीज़ कम हो तो उससे फिर एक्सपेक्ट किया जाता है कि मेडिसिन की प्राइस थोड़ी ड्रॉप डाउन होगी। कितना ख़ाम माल पाकिस्तान में मंगवाया जाता है तो इसका एक तखमीना है कि 90% जो रॉ मटेरियल है मेडिसिन का वो इंपोर्ट किया जाता है। कितना फ़र्क पड़ेगा इससे, मेडिसिन की कीमतों में कितनी कमी आएगी, इस पर बात करेंगे। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन डॉक्टर रियाज अहमद ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सर बताइएगा, ये मैं दुरुस्त कह रहा हूँ कि जो रॉ मटेरियल है वो 90% हम इंपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, 90% इंपोर्ट होता है। ठीक है, 90% अगर इंपोर्ट हो रहा है सर और उसमें कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी जाती है तो प्राइस में कितने फीसद कमी होगी? मैं यहाँ पे वाजे करता चलूँ कि जो कस्टम ड्यूटी जो हमारे रॉ मटेरियल पे मौजूद थी वो 5 से 10% थी। ओके। कुछ जो है हमारे खाम माल पे 5% थी, कुछ पे 7% थी, कुछ पे 10% थी। अब इसकी एक बड़ी सिंपल सी एक मिसाल आपको देता हूँ कि जैसे ब्रूफेन सिरप है, उसमें जो आइबोप्रोफेन है वो उसका एक्टिव साल्ट है, लेकिन जबकि उसमें बाकी जो चीज़ें वो सारी की सारी जो है ना उसी तरह से, जैसे उसमें शुगर भी इस्तेमाल होगी, उसके अंदर जो है ना पैकिंग मटीरियल है, बॉटल है, उसका आउटर कार्टन है, ये सारी की सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इसमें जो एक्टिव मटेरियल की कॉस्ट होती है वो तकरीबन 10% होती है। तो इसमें आप ये देख लें कि ये जो आपकी कस्टम ड्यूटी कम होने की वजह से जो फर्क आएगा वो 2 से 3% आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। 100 रुपए की दवा 98 रुपीस की मिलेगी, 97 की मिल जाएगी, 96 की मिल जाएगी, क्योंकि आपका जो एक्टिव मटेरियल उस पे कस्टम ड्यूटी खत्म हुई है। ठीक हो तो गया। इन एक्टिव मटेरियल जिसकी वजह से जो दवाई बनाई जाती है उसमें शामिल करके वो उस बल्कि वो पहले से ज्यादा हो गया है, शुगर की प्राइस ज्यादा हो गया। अब ऐसा है कि एक और चीज भी बड़ी मैं आपको यहाँ पे वाजे करता चलूँ इसी से मुनासिबत से कि जो आपका पैकिंग मटेरियल है वो पिछले 2 माह में तकरीबन को 35% इंक्रीज कर चुका है उसकी कॉस्ट। अच्छा, तो सर फिर जो ये ऐलान कर दिया जाता है कि ड्यूटी में कमी आ गई, इसका फ़ायदा यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आवाम को उस हद तक नहीं होगा जिस हद तक आवाम सोच बैठे, क्योंकि दवाइयाँ वो ज़रूरत है किसी भी मरीज़ की जिसको हम किसी भी तौर पे पीछे नहीं रख सकते, वो लेनी है। आप खाना खाएं या ना खाएं, दवाई खानी बड़ी ज़रूरी होती है। इसमें एक और चीज़ मैं आपको ना यहाँ पे बात जो करने की है वो ये है कि तमाम दवाइयों की प्राइसेस जो है ना वो एक होनी चाहिए। मैं इसकी एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे एक एंटीबायोटिक है सिप्रोक्सिन, वो मल्टीनेशनल कंपनी को जो है वो 650 रुपये प्राइस दे देगी, जबकि उसके बाद वाले आने वाली कंपनी को 400 प्राइस दे देगी, उसके बाद आने वाली कंपनी को 250 प्राइस दे देगी। अब वो जो जिसको 250 रुपये अपने प्राइस दी है वो भी तो कमा रहा है ना। आपके कहने का मतलब ये है सर कि ब्रांड चाहे बदल जाए, दवा की कीमत सेम होनी चाहिए। दवा की कीमत सेम होनी चाहिए। जितनी कंपनियां अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं वो 650 वालों को भी 250-300 पे लाना चाहिए। इसके लिए क्या हो सकता है सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है। हाँ, इसके लिए 1 मॉलिक्यूल 1 प्राइस। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है वो 10% तो इंक्रीज ले ले, उसका मतलब ये नहीं है कि वो 100% इंक्रीज ले ले। अब हमारे डॉक्टर्स क्या करते हैं कि उनको एजोमैक्स याद हो एजोमैक्स ही लिख देते हैं, उनको सिप्रोक्सिन याद हो सिप्रोक्सिन ही लिख देते हैं। अब जो आगे वाला मरीज है वो बेचारा दाखिल है, गरीब आदमी है, वार्ड में दाखिल है, अब उसको सिप्रोक्सिन का मतलब उसको 650 रुपए की दवा लेनी पड़ेगी, उसने मेडिकल स्टोर पे जाना है, सिप्रोक्सिन लेनी है, वो 250 रुपए वाली 650 में खरीद रहा है, वो तो बेहाल हो गया। लेकिन सर इसमें तो हमने देखा है कि हुकूमत ने बड़े अच्छे स्टेप्स लिए हैं कि ब्रांड नहीं लिखना
लिखना, सॉल्ट या केमिकल लिखना है, ताकि अगर ब्रांड नहीं लिखते तो फिर मोनोपोली आपकी मेडिकल स्टोर वाले की हो जाएगी। वो क्या करेगा कि वो दूसरा ब्लैकमेल करेगा कंपनियों को। ब्रांड जरूरी है लेकिन सबकी प्राइसेस एक जैसी होनी चाहिए। अगर इस पर क्या हो सकता है सर, क्या हुकूमत को इस पर एक्शन लेना होगा? हुकूमत को बेशक नहीं, हुकूमत जो है ना पीपीएमए के साथ बैठे और एक रैशनल जो है उसकी प्राइस होनी चाहिए। इससे प्रोक्सन वाला 650 में क्यों बेच रहा है? अब वो 250 रुपए में कंपनी सर ये इतना अच्छा पॉइंट जो आपने रेज किया और आप कहते हैं हुकूमत को काम करना चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए, तो इससे मुताल्लिक आपकी एसोसिएशन या फॉर दैट मैटर जो भी एसोसिएशन इस वक्त काम कर रही हैं वो क्यों नहीं गवर्नमेंट से इससे मुताल्लिक बात करती है? बिल्कुल, हमारा ये मुतालबा पिछले 10 साल से है कि 1 मालिक्यूल 1 प्राइस कर दें। उससे ये हुआ कि वो अवाम जिसको प्रोफेसर जो है महंगी दवा लिख के देता है वो लिख के देगा तो वो महंगी दवा लिख के दे ही नहीं सकता, इसलिए कि उसकी दवाओं की प्राइस तो एक जैसी होगी। वो जिसको जो मर्जी कंपनी की लिख के देगा वो प्राइस वो जो है कम होगी। अब लिखे बेशक लिखे प्रोफेसर जो मर्जी लिखे, लेकिन प्राइस तो जो है उसको कम होगी तो पेशेंट को फायदा होगा। डायरेक्टली बेनिफिट गो टू द पेशेंट। हम तो पिछले 10 साल से ही मुतालबा कर रहे हैं कि 1 मालिक्यूल 1 प्राइस कर दें ताकि गरीब आवाम को फायदा हो। लेकिन सर 10 साल से आप ये मुतालबा करें और आपके इस मुतालबे पे मुझे नहीं लगता कोई सुनवाई हुई होगी, तभी तो 10 साल से मसला वैसे का वैसे खड़ा है। अभी जो हमारे इस वक्त जो मिनिस्टर आए हैं फैसल साहब, उन्होंने हमें एश्योर कराया कि जी हम इस पे बैठेंगे और आपके साथ बैठ के हम ये देखेंगे किस दवा की प्राइस क्या मुकर्रर की जा सकती। अब उसमें कुछ एक और बात भी है जी, कुछ दवाएं ऐसी हैं जो मार्केट से नापैद हो गई हैं, अब उन पर भी नापैद नहीं होना चाहिए। वजह है कि एक दवा जो एक मरीज के लिए जरूरी है, जब वो मार्केट में किल्लत पैदा होगी तो मेडिकल स्टोर वाला 1000 बिल्कुल फिर ब्लैक में वो मेडिसिन मिलेगी। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल वो भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, आपने बहुत जबरदस्त बात की 1 मॉलिक्यूल 1 प्राइस वाली, इस पर बहुत ज्यादा जरूरत है कि काम हो। थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और इससे मुफ्तगू कर रहे थे। अगर दवा की कीमत सस्ती करने का ख्वाब आपने देख लिया तो थोड़ा सा होल्ड कर लें और इंतज़ार करना पड़ सकता है आपको दवाई कीमत कम होने में। एनीवेज जी वक्त हो गया ख़त्म, मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।